हेलो वेलकम एवरीवन, कैसे हो सब लोग। आ जाओ भैया, मैथ्स की ये मैराथन लेक्चर सीरीज अपनी वन शॉट रिवीजन लेक्चर्स अपन स्टार्ट कर रहे हैं। लास्ट में अपन ने चैप्टर 4 का लेक्चर अपलोड किया है, देख लीजिए एक बार। ठीक है, आज हम स्टार्ट करने वाले अपना सेकंड एक इजी चैप्टर है, प्रोबेबिलिटी जैसा ही है, रियल नंबर। चैप्टर में ज्यादा टॉपिक नहीं है, बहुत इजी चैप्टर है। ठीक है, और इस चैप्टर से एक दो क्वेश्चन ऐसे हैं कि जो हर बार कॉन्स्टेंटली आपकी सीबीएसई बोर्ड की एग्जाम में या फिर इवन अगर गुजरात बोर्ड वाला बच्चा पढ़ रहे तो उसकी भी बोर्ड की एग्जाम में कॉन्स्टेंटली पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। ठीक है, तो आज अपन इसके बेसिक से स्टार्ट करेंगे। बहुत आपको ऐसा फील होगा कि सर ये 5वीं कक्षा में हम वापस कैसे आ गए, है ना। याद करो, ऐसे बहुत पहले की बात है, छोटी चड्डी पहनते ना तब, तो सर हम ऐसा कुछ पढ़े थे, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, फिर क्या पढ़े थे, प्राइम फैक्टराइजेशन पढ़े थे, है ना। तो उन सारी चीजों के बारे में हम आज फिर से पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो अगर कोई बच्चा अपने छोटे भाई को भी ये लेक्चर में बिठाना चाहता है कि बेटा तू भी सीख ले, तो भी बिठा सकते हो। ठीक है, उसको भी समझ आ जाएगा, ऐसा लेक्चर है आज अपना। ठीक है, हाँ, कुछ चीजें एडवांस लेवल पर है जो मैं आपको बता दूंगा। चलो, तो अपना चैप्टर जो है, चैप्टर का स्टार्टिंग हो रहा है अपना टाइप्स ऑफ नंबर से। सर टाइप्स ऑफ नंबर्स मतलब, देखो आप जब से अपनी एजुकेशन लाइफ आप लोगों ने स्टार्ट करी है, ठीक है, तब से आप लोग हर बार सेम नंबर्स नहीं पढ़ते, कुछ ना कुछ इसमें चीजें इंक्लूड होती जाती है। जैसे कि स्टार्टिंग की बात करें, जब ऐसे आप एकदम चुन्नू मुन्नू थे, ठीक है, स्कूल में भी नहीं गए थे, समझो किंडरगार्टन में भी नहीं थे, तब क्या सीखे थे, तब आप पहले ये दो नंबर सीखे थे, तो एक नंबर और दो नंबर, है ना। नेचर कॉल वाला एक नंबर, हाँ, जैसे जैसे ही सुसु आए, मम्मी एक नंबर आई है या फिर दो नंबर आए, है ना। तो सबसे पहले जो हम नेचर कॉल वाले नंबर सीखे, यानी कि नेचुरल नंबर सीखे। ठीक है, अपना जो सबसे पहला टाइप है वो कौन सा होता है, नेचुरल नंबर्स का। अब नेचुरल नंबर्स कौन होते हैं सर, कि नेचुरल नंबर स्टार्ट होते हैं 1 से 2 से 3 से, ऐसा नहीं कि वो नेचर में मिलता है। ठीक है, नेचुरल नंबर्स जो होते हैं वो अपन होते हैं, अपन क्या बोलते हैं, नेचुरल नंबर्स को कहां से स्टार्ट होते हैं, नेचुरल नंबर्स। सर नेचुरल नंबर स्टार्ट हो गए 1 2 3 4 5 अप टू इनफाइनाइट नंबर्स है। ठीक है, स्टार्टिंग जो अपना होता है वो नेचुरल नंबर से होता है। उसके बाद सर स्कूल में आए, पता चला कि जीरो भी आता है मार्क्स में, कभी अंडा भी मिलता है ना। तो हमने क्या किया, नेचुरल नंबर में एक नंबर ऐड किया। कौन सा नंबर ऐड किया, जीरो। बाकी सारे नंबर्स तो वहां पर एज इट इज है, 1 2 3 4 5 अप टू इनफाइनाइट तो है, लेकिन एक नंबर जो है जीरो वो अलग से ऐड हुआ। ठीक है, तो जब आप अपने नेचुरल नंबर में जीरो ऐड कर देते हो तो वो जो नंबर बनते हैं उन्हें बोला जाता है होल नंबर। ठीक है, तो नेचुरल नंबर के बाद क्या आएगा, होल नंबर आएगा। नेचुरल नंबर जितने भी है वो सारे होल नंबर्स में इंक्लूडेड है। ये दो सर्कल्स वही रिप्रेजेंट करेगा सर, ये नेचुरल नंबर वाला सर्कल जो है वो होल नंबर वाले सर्कल में इंक्लूडेड है। मतलब कि आप दुनिया के सारे होल नंबर्स को दुनिया के सारे नेचुरल नंबर को होल नंबर बोल सकते हो। ठीक है, उसका उल्टा पॉसिबल होगा नहीं, सारे होल नंबर को नेचुरल नंबर बोला जाएगा, सोचो तो। नहीं सर, जीरो जो है वो नेचुरल नंबर है नहीं, मतलब कि हम क्या बोलेंगे सर, कि कौन सा डब्बा किसमें फिट होता है वो चेक किया जाएगा। जैसे कि सर ये नेचुरल नंबर जो है वो होल नंबर के अंदर इंक्लूड हो जाता है। ठीक है, होल नंबर वाला नेचुरल में इंक्लूड होगा ऐसा, बड़ा सर्कल छोटे सर्कल में पैक करेंगे, नहीं होगा सर, पॉसिबल नहीं होगा। चलो, उसके बाद थर्ड टाइप कौन सा था हमारे पास, तो सर हम फिर पढ़े थे इंटीजर्स। ऐसी खतरनाक चीज पढ़े थे ना सर कि हमको ऐसे डर लग गया था, क्योंकि जनरली आपको मैथ्स में ये चीज सिखाई जाती है कि सर ऑलवेज बड़े नंबर में से छोटा नंबर माइनस करता है। बचपन की बात कर रहा हूं, अभी की बात नहीं कर रहा, कि जब आप सेकंड थर्ड स्टैंडर्ड में थे तो आप क्या सीखे थे कि सर 5 - 2 कर सकता है, 7 - 2 कर सकते हैं, 7 - 3 कर सकते हैं, 10 - 2 कर सकते हैं। कोई आपको ऐसा बोले कि भाई 3 में से 5 माइनस करो, होगा? तब तो आप क्या सर ऐसा थोड़ी पॉसिबल है, 3 में से 5 जाए, नहीं पॉसिबल है। फिर हम जैसे जैसे बड़े हुए पता चला कि सर नेगेटिव नंबर्स भी होता है, सिर्फ पॉजिटिव नंबर्स नहीं होते। तो उसके बाद हमें पता चला इंटीजर्स के बारे में, कि इंटीजर्स में हमारे पास जीरो आता है जो अपना रेफरी का काम करता है, 1 2 3 4 5 अपने सारे पॉजिटिव नंबर्स है, और -1 -2 -3 -4 ये सारे अपने नेगेटिव नंबर है। ठीक है, तो नेचुरल नंबर में 1 से स्टार्ट करेंगे, होल नंबर्स कहां से स्टार्ट होते हैं, जीरो से, इंटीजर्स कहां से स्टार्ट होते हैं, जीरो, पॉजिटिव नंबर है, नेगेटिव नंबर। उसके बाद आते हैं हम रेशनल नंबर के बारे में। रेशनल नंबर्स क्या होता है, तो सर ऐसे नंबर्स के जो p/q फॉर्म में हो।
वेर क्यू कैन नॉट बी जीरो, डिनोमिनेटर जीरो नहीं होता। अगर कोई नंबर फ्रैक्शन में है, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर में है, तो उन्हें क्या बोला जाता है? रेशनल नंबर। सर क्या -5 को रेशनल नंबर बोला जाएगा? इसके डिनोमिनेटर में कुछ है नहीं तो? हाँ है, उसके डिनोमिनेटर में है 1। ध्यान से देखो, ठीक है। तो हर एक नंबर के डिवीजन में 1 तो लिखा ही जा सकता है, ठीक है। तो दुनिया के सारे नेचुरल नंबर हो, होल नंबर हो, इंटीजर हो, ये सारे के सारे रेशनल नंबर्स में ही इंक्लूड होते हैं, ठीक है। और लास्ट में हमारे पास ये अलग से सेगमेंट बनाया हुआ है जो कि है इर्रेशनल नंबर का। इर्रेशनल नंबर्स के बारे में अपन लास्ट ईयर 9th स्टैंडर्ड में भी पढ़े थे। नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग डेसिमल एक्सपांशन होता है। जो भी नंबर स्क्वायर रूट वाले होते हैं उन सारे नंबर को अपन इर्रेशनल नंबर्स बोलते थे, है ना। कि अगर स्क्वायर रूट के अंदर कोई परफेक्ट स्क्वायर नंबर ना हो देन इट इज कॉल्ड एन इर्रेशनल नंबर, ठीक है। तो पाई इर्रेशनल नंबर है। तो ये सारे नंबर्स के बारे में पढ़े थे। और लास्ट जो चीज है, इन सबको अगर आप इंक्लूड कर दो, दुनिया के सारे रेशनल नंबर और सारे इर्रेशनल नंबर को इकट्ठा कर दो, तब जाके कौन से नंबर्स बनते हैं? रियल नंबर्स बनते हैं, ठीक है। जो अपने चैप्टर का नाम है। क्या भाई, हम दुनिया के ऑलमोस्ट सारे नंबर्स के रिलेटेड इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। सारी चीजें नहीं पढ़ने वाले भाई, गिन के 2 या 3 टॉपिक ही है। एक तो है एलसीएम एचसीएफ, दूसरा है कंपोजिट नंबर, प्राइम नंबर, और तीसरा आपका मोस्ट टाइम की थियरी है कि भाई इर्रेशनलिटी कैसे प्रूव करी जाए, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। ये सारी चीजें तो आपको ऑलमोस्ट सबको पता होगी। टाइप्स ऑफ नंबर्स पता होने चाहिए, बेसिक चीज है ये सब। अच्छा चलो, उसके बाद हम पढ़ने वाले हैं प्राइम नंबर्स के बारे में और कंपोजिट नंबर के बारे में। अब सर ये दोनों चीजें है क्या? प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर का फर्क क्या होता है? चलो पहले हम पढ़ते हैं प्राइम नंबर्स के बारे में। तो प्राइम नंबर्स क्या होते हैं सर? ऐसे नंबर्स के जो और किसी के टेबल में ना आए। देखो बड़ा सिंपल लॉजिक है। अगर अपना नंबर किसी दूसरे के टेबल में नहीं आता है तो उसे क्या बोला जाएगा? प्राइम। सर जैसे कि 2 बोल लो, 2 और किसी के टेबल में आता है खुद के अलावा, खुद के टेबल के अलावा की बात कर रहा हूं, और किसी 1 के टेबल में तो सभी आता है। तो यानी कि सर मैं ऐसा बोल सकता हूं फैक्टर्स के फॉर्म में, अगर हम समझे तो समझो। अगर मैं 2 की बात करता हूं तो 2 को मैं क्या लिख सकता हूं? 2 1 जा 2 होता है सर, बहुत बचपन में सीखे थे। इन्हें क्या बोला जाता है? फैक्टर्स बोले जाते हैं, याद करो। हाँ सर, कि अगर अपन किसी नंबर को मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में लिखते हैं तो उन्हें क्या बोला जाता है? उस नंबर के फैक्टर्स है, आया ना। तो मतलब कि 2 के फैक्टर क्या हुए? 2 और 1। 1 तो हर बार सर हर एक नंबर का फैक्टर होगा, यूनिवर्सल फैक्टर है वो। और सर हर एक नंबर भी खुद का फैक्टर होता ही है, आया ना। तो ये दो चीजें तो हर बार मिलने ही वाली है। दुनिया का कोई भी नंबर हो, ये दो फैक्टर्स तो ऑलवेज रहेंगे, ठीक है। ये जो 2 फैक्टर्स है वो ऑलवेज रहेंगे हर एक नंबर के केस में। सबसे पहला कौन सा है? तो सर वो जो नंबर खुद होगा वो नंबर इटसेल्फ। और दूसरी चीज क्या होगी सर? अपना 1। ये दो जो नंबर्स है ये हर एक नंबर में फैक्टर्स में दिखेंगे, यानी कि हर एक नंबर के मिनिमम कितने फैक्टर होंगे? 2, ठीक है। हर एक नंबर के कितने फैक्टर होते हैं? 2 ही फैक्टर होते हैं। मतलब हर एक नंबर के 2 ही फैक्टर नहीं होते, 2 मिनिमम होते हैं, ठीक है। 2 से ज्यादा भी हो सकता है, 2 से कम भी हो सकता है, ठीक है। 2 से कम तो नहीं होंगे सर, क्या बात कर रहे हो? क्योंकि आपने अभी अभी बोला कि हर एक नंबर के कितने फैक्टर्स मिलेंगे? मिनिमम 2 फैक्टर्स होंगे, एक तो नंबर खुद और दूसरा 1, ठीक है। तो हर एक नंबर के या तो 2 फैक्टर हो सकते हैं या तो 2 से ज्यादा, ठीक है। अब अगर इफ एनी नंबर हैज ओनली 2 फैक्टर्स then it is called a prime number। आसान है भाई? हाँ सर, कि अगर कोई नंबर किसी दूसरे के टेबल में नहीं आता, या फिर ऐसा नंबर के जो और किसी से डिविजिबल है नहीं, उसको और किसी नंबर से डिवाइड ही नहीं किया जा सकता, परफेक्टली डिवाइड नहीं किया जा सकता, देन उसे क्या बोला जाएगा? प्राइम नंबर बोला जाएगा। अब सबसे छोटा प्राइम नंबर है, सबसे छुटकू, वो कौन है? 2, क्योंकि 2 और किसी के टेबल में नहीं आता सर। उसके बाद 3 होगा सर, 3 भी किसी के टेबल में आता है नहीं, 3 1 जा। अब 3 के बाद सर जितने भी इवन नंबर होंगे उसमें से कोई नहीं इंक्लूड होगा सर। क्यों? समझो, अगर मैं बात करता हूं 4 की, तो 4 क्या हो जाएगा सर? 2 2 जा 4,
अगर समझो मैं 6 की बात करूं तो 2 3 जा 6। देखो सर आपने दो फैक्टर तो बताए, आपने ऐसा तो बोला कि दो नंबर तो ऑलवेज फैक्टर में होंगे, एक तो होगा 1, दूसरा होगा नंबर इटसेल्फ। तो इवन नंबर के केस में सर 1 और नंबर इटसेल्फ वो दो फैक्टर तो रहेंगे। तीसरा फैक्टर होगा 2। याद करो अपन इवन नंबर किसे बोलते थे, ऐसा नंबर के जो 2 से डिविजिबल हो उसे क्या बोला जाता है, इवन नंबर बोला जाता है। यानी कि सर जितने भी इवन नंबर है उनके तीन फैक्टर तो फिक्स हो गए, एक तो हुआ 1, दूसरा हुआ नंबर इटसेल्फ और तीसरा हुआ 2। आया ना कि अगर कोई इवन नंबर है तो उसमें ये तीन फैक्टर तो रहने ही वाले हैं, 1 नंबर इटसेल्फ और 2। क्यों, क्योंकि सर वो सारे 2 के मल्टीपल होते हैं। तो इसका मतलब दुनिया का कोई भी इवन नंबर प्राइम नंबर में इंक्लूड होगा नहीं अपार्ट फ्रॉम 1। ये स्पेशल बंदा है, इकलौता ऐसा इवन नंबर है कि जो कैसा है, प्राइम। ठीक है, तो ये चीज याद रखेंगे, 2 जो है वो एक इकलौता इवन नंबर है जो साथ साथ में क्या है, प्राइम भी है। उसके अलावा और कोई इवन नंबर प्राइम होगा नहीं। मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि सारे ऑड नंबर प्राइम है, ऐसा जरूरी है नहीं। ठीक है, ये सारे ऑड नंबर का 2 के साथ ही चल रहा हो, तीसरे के साथ ना चल रहा हो। ठीक है, ये देखो ये जितने भी प्राइम नंबर है इन सबका फिक्स है कि इन सबका 2 के साथ ही रहेगा। एक तो खुद के साथ वो तो काउंट नहीं होगा, यानी कि नंबर 1 के साथ। ठीक है, तो हर एक नंबर ये जो बंदे हैं ये लॉयल है बेचारे। प्राइम नंबर जो होते हैं वो लॉयल बंदे होते हैं। ठीक है, बहुत हार्ड होते हैं मिलने के लिए। तो सबसे पहले 2 है, 3 है, उसके बाद सर 4। इवन नंबर्स तो देखेंगे ही नहीं, अभी बात ही खत्म हो गई। चलो तो उसके बाद क्या आएगा सर, 5 और किसी के टेबल में आता है, नहीं आता सर, 5 1 जा 5। चलो 5 के बाद क्या आएगा 7। हाँ बिल्कुल सर, वो भी प्राइम में काउंट होगा, 7 का भी और कोई फैक्टर नहीं है। उसके बाद बात करते हैं 9। सर 9 को प्राइम नंबर में काउंट कर सकते हैं, नहीं कर सकते, क्यों, 9 बहुत सारे नंबर्स के टेबल में। देखो 9 का एक तो 9 के साथ चलेगा, 1 के साथ चलेगा, खुद के नंबर के साथ तो दिखा नहीं जाएगा, 1 है वो इकलौता ही होना चाहिए। उसके अलावा सर वो 3 के टेबल में भी आता है, 3 3 जा 9, यानी कि 9 के 2 से ज्यादा फैक्टर है, इस वजह से उसे प्राइम नंबर बोला जाएगा नहीं। चलो 9 के बाद कौन आएगा सर, 11। हाँ 11 प्राइम नंबर होगा। 13 प्राइम नंबर होगा। क्या 15 प्राइम नंबर होगा, नहीं सर, 5 3 जा 15 हो जाता है। ओके डन है सर। 17 होगा, 17 1 जा 17 होता है, 19 1 जा 19 और किसी के टेबल में नहीं आते। 21 में लिखा जाएगा, 7 3 जा 21 हो जाता है। 23 है, 27 भी नहीं आएगा, 29 आ जाएगा, 31 आ जाएगा, 37 होगा, 43 होगा, 41 भी लिख सकता है, 41 रहेगा भैया, 41 हो गया, 43 हो गया, 47 हो गया। ठीक है, तो ऐसे हमारे पास इनफाइनाइट प्राइम नंबर्स है। वैसे तो जितने गिनने उतने गिन सकते हैं, पर अपने को इतने मिनिमम पता होने चाहिए। क्यों, क्योंकि जब हम प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं तो उसमें हम किसको यूज करते हैं, प्राइम फैक्टर्स, प्राइम नंबर्स को। ठीक है, तो अगर अपन प्राइम नंबर्स की बात करें भैया, तो ऐसे नंबर्स के जिसके कितने फैक्टर होते हैं, सिर्फ और सिर्फ 2 फैक्टर होते हैं। ठीक है, उन्हें क्या बोला जाता है, प्राइम नंबर बोला जाता है। ठीक है, ये चीज अपन याद रख लेंगे। अब सर कंपोजिट नंबर क्या हुआ, ये तो हुआ प्राइम, तो कंपोजिट नंबर यानी कि उसका अपोजिट होगा टोटल। मतलब कि ऐसा बंदा जो घुमक्कड़ हो, बहुत हर जगह कहीं ना कहीं मुंह मार रहा हो भैया, ऐसा नंबर के जिसके 2 से ज्यादा फैक्टर है। ठीक है, इफ एनी नंबर has more than 2 factors, then it is called a composite number। ठीक है, ऐसा नंबर के जिसके 2 से ज्यादा फैक्टर होता है। ठीक है, उन्हें क्या बोला जाता है, कंपोजिट नंबर बोला जाता है। अगर 2 ही फैक्टर होंगे तो क्या बोला जाएगा, प्राइम नंबर बोला जाएगा। इसके रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, देखे होंगे आपने टेक्स्ट बुक में भी, प्रूव दैट इट इज अ कंपोजिट नंबर। तो सिंपल फंडा क्या होगा कंपोजिट नंबर का, सर हमें ये प्रूव करना है कि उस नंबर के कितने फैक्टर है। सर 2 से ज्यादा, 3 हो, 4 हो, 5 हो, कोई भी चलेंगे। ठीक है, अगर 2 से ज्यादा फैक्टर है तो उसे क्या बोला जाएगा, कंपोजिट। अगर सिर्फ 2 ही फैक्टर है तो क्या बोला जाएगा, प्राइम। ठीक है, जैसे कि हम बात करते हैं 9 की, 9 यानी सर एक तो 9 1 जा 9 लिख सकते हैं, बिल्कुल, 3 3 जा 9 लिख सकता है। ठीक है, अगर समझो मैं बात करूं 12 की, तो 12 क्या होगा, 2 into 2 into 3 into 1 लिखा जाएगा।
सर मतलब कि बहुत ज्यादा फैक्टर्स है। अगर दो से ज्यादा फैक्टर्स इंक्लूड होते हैं तो उसे क्या बोला जाता है, कंपोजिट नंबर। ठीक है, अगर दो ही फैक्टर होंगे तो उसे बोला जाएगा प्राइम नंबर। चलो आगे बढ़ते हैं। चलो उसी के बेस पे एक क्वेश्चन है, क्या बोला है, शो दैट 11 into 19 into 23 प्लस 3 into 11 इज नॉट अ प्राइम नंबर, कि ये जो गिवन नंबर है वो प्राइम नंबर, सॉरी हाँ प्राइम नंबर नहीं है। अच्छा अगर ये प्राइम नहीं है तो कैसा नंबर होगा, कंपोजिट नंबर होगा सर, है ना। यानी कि हमें सिंपली क्या प्रूव करना है कि इस नंबर के सर दो से ज्यादा फैक्टर है। बस अपने को सिंपल यही बताना है कि इस नंबर में मल्टीपल में दो से ज्यादा होता है। ठीक है, आप ऐसे भी कर सकते हो कि सबको मल्टीप्लाई कर दो फिर प्राइम फैक्टराइजेशन करो, या फिर ऐसा भी कर सकते हो कि भाई यहां पर देखो हमारा जो नंबर है वो क्या है, 11 into 19 into 23 प्लस 3 into 11। ठीक है, ये अपना नंबर है, समझो। सर इन दोनों में से कुछ कॉमन निकल सकता है, देखो तो ध्यान से। हाँ सर, ये 11 और ये 11 क्या आ जाएगा भैया, सर कॉमन निकल जाएगा, तो अंदर क्या बचेगा हमारे पास, 19 into 23 प्लस 3। सो 11 into 19 into 23 कितना हो जाएगा, कर तो भैया 19 into 23 करना पड़ेगा, रुको भैया 11 9 20, अरे सॉरी गलत नंबर लिख दिए, अरे बाप रे नंबर ही उड़ा दिया। चलो कोई नहीं, अपन अलग से करते हैं, हटाओ। क्या है 19 into 23, 9 2 जा 18, 2 1 जा 2 प्लस 1 हुआ 3, 9 3 जा 27, 3 1 जा 3 प्लस 2 हुआ 5, 7 8 प्लस 5 हो जाएगा 3, कैरी हुआ 1, 437। ये हुआ हमारे पास 437 प्लस 3, 437 प्लस 3 कितना हो जाएगा भैया, देखो तो सर ये हो जाएगा 440। डन है सर, तो क्या आएगा 11 इंटू 440 को क्या लिख सकते हैं, 11 इंटू 40, सर 11 इंटू 11 इंटू 4 इंटू 10, आगे और करेंगे 11 इंटू 11 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5। सर यानी कि जो अपना नंबर है उसके आप फैक्टर्स देख ही रहे हो, क्या दो ही फैक्टर है, नहीं सर दो से ज्यादा फैक्टर है। तो अगर किसी नंबर के दो से ज्यादा फैक्टर होते हैं तो उस नंबर को क्या बोला जाता है, कंपोजिट नंबर। यहां पर हमें ऐसा बोला है कि नॉट अ प्राइम नंबर, तो नॉट अ प्राइम नंबर का मतलब क्या होगा कि हमें क्या प्रूव करना है कि ये नंबर कैसा है, कंपोजिट नंबर है। ठीक है, वही प्रूव करना है। डन है भैया, और ये शायद सीबीएसई का ही क्वेश्चन एक था। ठीक है, बाजू में मेरा टैग लिखना रह गया लगता है इस पे। चलो आगे बढ़ते हैं भैया, प्राइम फैक्टराइजेशन के बारे में पढ़ते हैं। चलो प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं, सर बहुत बार किया हुआ है, छोटे बच्चे थोड़ी है, वो याद करो ऐसे चौखंडा बना के करते थे, याद है। हाँ, तो प्राइम फैक्टराइजेशन का मेन फंडा क्या होता है, प्राइम फैक्टराइजेशन करते क्यों है, क्या करते हो उसमें प्राइम फैक्टराइजेशन में, सिंपल है सर, डिवाइड बाय प्राइम नंबर्स, डिवाइड द गिवन नंबर बाय प्राइम नंबर्स। ठीक है, अपना जो भी नंबर दिया हो उसको क्या करना है, प्राइम नंबर से डिवाइड करना। समझो मैं यहाँ पर अगर आपको ऐसा देता हूँ कि भाई 132 है, 132 का प्राइम फैक्टराइजेशन करो, तो सर सबसे पहला, अब इसमें सीक्वेंस याद रखनी पड़ेगी कि सबसे पहले 2 आता है, उसके बाद 3 आता है, उसके बाद 5 आता है, उसके बाद 7 आता है ना। तो इन नंबर से डिवाइड करना पड़ेगा। चलो तो सबसे पहले से स्टार्ट करेंगे 2 से, क्या आएगा भाई, 2 6 जा 12, 1 बचेगा, 2 6 जा 12, 66 6 जा, उसके बाद सर वापस से 2 से करेंगे, 2 33 जा, उसके बाद 3 से करेंगे, 3 11 जा और 11 1 जा, यानी कि 132 जो है उसके प्राइम फैक्टर्स में क्या मिला हमें, 2 इंटू 2। इसका मतलब क्या समझेंगे सर, 2 स्क्वायर इंटू 3 इंटू 11। तो प्राइम फैक्टराइजेशन टोटा ऐसी चीज है कि आप बहुत बचपन में पढ़ चुके थे, आया ना, ये तो आना ही चाहिए। ठीक है, बहुत आसान टॉपिक है, बस प्राइम नंबर से डिवाइड करना है। अगर ये डायरेक्ट करना नहीं आता ना तो देखो किसी को पूछने का, किसी को बताने का नहीं, छुप छुप के कर देने का कि हाँ 132 को 2 से डिवाइड कर दिया, 2 6 जा 12, 1 बचा, 2 6 जा 12, रिमाइंडर हो गया 0, रिमाइंडर 0 होना चाहिए। तो ये जो भी आंसर मिला इसको यहाँ पर टाप दो। ठीक है, फिर अगर 2 से डिवीजन हो रहा है तो करो, नहीं हो रहा तो फिर आगे 3 से स्टार्ट करो, 3 से नहीं हो रहा तो 5 से, 5 से ना हो रहा तो 7 से, 7 से ना हो रहा तो 11 से। ठीक है, वो आपके पास सारे प्राइम नंबर्स का लिस्ट है आपके पास।
अब प्राइम फैक्टराइजेशन का हम यूज करने वाले हैं एलसीएम और एचसीएफ ढूंढने के लिए। अपन जनरली प्राइम एलसीएम ढूंढने के लिए क्या करते थे, वो याद करो कि अगर दो नंबर एलसीएम दिया तो सर ऐसे चौखंडा बना के करते थे, है ना। अभी हम वो वाली मेथड अप्लाई नहीं करेंगे क्योंकि हमारे पास काफी बार वेरिएबल्स भी आता है, तो वेरिएबल्स को आप साथ में इंक्लूड नहीं कर सकते। तो हम क्या करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन पहले करेंगे नंबर का, उसके बाद हम डिसाइड करेंगे कि एलसीएम कैसे लेना है, एचसीएफ, और 2 स्टेप का ही है वो क्वेश्चन भी। देखो क्या करना होता है एलसीएम एचसीएफ फाइंड करने के लिए। तो देखो पहले तो दोनों का मतलब पता होना चाहिए, एलसीएम, और दूसरी चीज हमारे पास क्या है, एचसीएफ। अच्छा, एलसीएम का मतलब क्या होता है, एलसीएम का फुल फॉर्म, सर एलसीएम का फुल फॉर्म का लीस्ट कॉमन मल्टीपल, है ना। एलसीएम क्या था, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, और एचसीएफ क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब सर दोनों का यूज कब होता है, एलसीएम कब लेते हैं, याद करो सर, फ्रैक्शंस को सॉल्व करने के लिए एलसीएम लिया जाता है, डिनोमिनेटर सेम करने के लिए। अगर मेरे पास 2 या 3 या ऐसे कुछ 4-5 नंबर्स है, मुझे उन सबको किसी एक लेवल पे पहुंचाना है, एक जितने करने हैं, ठीक है। समझो मेरे पास 2-3 वैल्यू है, समझो एक वैल्यू मेरे पास 7, एक वैल्यू मेरे पास 4 है, मुझे इन दोनों वैल्यूज को इक्वल लेवल पर लेके आना है, तो मैं किसी नंबर से मल्टीप्लाई करूंगा और मल्टीप्लाई करके मुझे एक नंबर मिलेगा, ठीक है। वो जो नंबर होगा वहां तक पहुंचने के लिए, जैसे कि मेरे पास 7 और 4 है, इन दोनों को मुझे इक्वल लेवल पर लाना हो, तो सर मैं क्या कर सकता हूँ, सर 28 बना सकता हूँ मैं दोनों को, 7 को 4 से मल्टीप्लाई करूँ, 4 को 7 से मल्टीप्लाई करूँ। समझो मेरे पास एक नंबर है 12 और एक नंबर है 3, इन दोनों को इक्वल लेवल पर लाना हो तो सर 12 ला सकता है। कैसे सर, 3 को इंटू 4 कर देंगे, है ना। तो ये जो इक्वल लेवल पर किसी चीज को लेके आना होता है, ठीक है, तब अपन किस चीज का यूज करते हैं, एलसीएम। जनरली अपन डिनोमिनेटर इक्वल करने के लिए यूज करते हैं, ठीक है। एचसीएफ का यूज कब होता है, चीजों को कॉमन निकालने के लिए, जो हाईएस्ट कॉमन चीजें निकलती बाहर, उसके लिए अपन एचसीएफ यूज करते हैं। अब सर ढूंढना कैसे है, तो देखो पहला काम होगा, फर्स्ट चीज कि हमें क्या करना पड़ेगा, जो भी गिवन नंबर होंगे उनके प्राइम फैक्टर्स निकालने पड़ेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा। अब देखो 2 स्टेप में करना है अपना इक्वेशन सॉल्व। पहली चीज कि कौन से फैक्टर इंक्लूड करने हैं, दूसरी चीज के पावर क्या रखनी है, ठीक है। ये 2 चीजें याद रखनी। पहली चीज क्या है कि कौन से फैक्टर्स को इंक्लूड करना है, और दूसरी चीज उन फैक्टर्स की पावर क्या लेनी है। चलो सबसे पहले हम एलसीएम की बात करते हैं। तो एलसीएम में क्या होगा, ऑल फैक्टर्स आर इंक्लूडेड। एलसीएम के लिए क्या याद रखेंगे, ऑल फैक्टर्स आर इंक्लूडेड। जितने भी फैक्टर्स दिख रहे हो, 2 नंबर के प्राइम फैक्टराइजेशन किए मैंने, उन दोनों नंबर में जितने भी प्राइम फैक्टर्स दिख रहे हो वो सारे के सारे गिन लो, ठीक है। एचसीएफ की बात हो सर, तो एचसीएफ में सारे फैक्टर्स इंक्लूड होते नहीं। मैंने बोला कि एचसीएफ का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हम कॉमन निकालने वाली चीज करते हैं। तो हम क्या करेंगे, इसमें जो कॉमन फैक्टर्स होंगे वही इंक्लूड करेंगे, ओनली कॉमन फैक्टर्स आर इंक्लूडेड, ठीक है। एलसीएम में क्या करेंगे, सारे ही फैक्टर्स को इंक्लूड करेंगे, कोई चाहे अपन नहीं पाएगा, सबको भाई आ जाओ, सब आ जाओ, समेट लो इधर। एचसीएफ में गिने चुने लोग जो कॉमन होता है 2 नंबर्स में, 3 नंबर है तो तीनों में कॉमन होना चाहिए, ठीक है, तो उन्हें बोला जाएगा एचसीएफ के लिए। अब पावर की बात करते हैं, तो पावर में क्रॉस कनेक्शन है। एलसीएम का मतलब क्या था, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। लीस्ट का मतलब क्या होता है, छोटा, तो छोटे के लिए पावर यूज करेंगे मोटी, यानी कि इसमें जो पावर यूज करी जाएगी वो होगी ग्रेटेस्ट पावर या फिर हाईएस्ट पावर, ठीक है। और यहां पर पावर का काम क्या होगा, सर इसका फुल फॉर्म है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो हाईएस्ट के लिए मोटा है, मोटे के लिए पावर यूज करेंगे छोटी वाली, यानी कि एचसीएफ के लिए पावर ली जाएगी लीस्ट पावर। याद रहेगा भाई, क्या याद रखना है, पहले तो कौन से फैक्टर्स इंक्लूड करने हैं, एलसीएम में सारे इंक्लूड करते हैं, एचसीएफ में सिर्फ कॉमन इंक्लूड करते हैं। एलसीएम में पावर कौन सी लेते हैं, बड़ी वाली, एचसीएफ में छोटी वाली। समझो अगर मैं यहाँ पर एक आपको बताऊं नंबर्स, समझो एक नंबर है मेरे पास 140 और दूसरा नंबर समझो अपन लेते हैं 72। चलो ये 2 नंबर्स है, एक नंबर क्या है 140 है, दूसरा नंबर क्या है 72। चलो सबसे पहले तो हम दोनों के प्राइम फैक्टराइजेशन कर देते हैं सर।
चलो 140 का प्राइम फैक्टराइजेशन करता है सर, 2 से उड़ेगा 270 जा, 2 से उड़ेगा 235 जा, 5 से उड़ेगा 5 7 जा, 7 से उड़ेगा 7 1 जा, यानी कि 140 के प्राइम फैक्टर्स में अपने को क्या मिला 2 स्क्वायर इंटू 5 इंटू 7, ये हुए सर हमारे 140 के। 72 के भी प्राइम फैक्टर्स निकाल लेते सर। देखो 72 में क्या आएगा सर, 36 2 जा, 18 2 जा, 2 9 जा, 3 3 जा, 3 1 जा, यानी कि 72 के प्राइम फैक्टर्स में हमें क्या मिला 2 क्यूब इंटू 3 स्क्वायर। चलो ये हुआ सर 72 के प्राइम फैक्टर। अब समझो अगर मुझे 140 और 72 दोनों का निकालना है एलसीएम, ठीक है, हमें क्या निकालना है सर, एलसीएम निकालना है हमें 140 और 72 का। तो जैसे हमारी बात हुई एलसीएम निकालते टाइम हमें क्या याद रखना है, जो भी फैक्टर्स दिखे, जितने भी फैक्टर्स दिखे भैया, जितने वैरायटी हो सारी की सारी वैरायटी ले लो। जैसे कि यहाँ पर देखो कौन कौन सी वैरायटी है, 2 है, 5 है, 7 है, 2 है, 3 है। तो वैरायटी में कौन कौन हुआ सर, एक तो 2 हुआ, 3 हुआ, 5 हुआ और 7 हुआ, सारी वैरायटी लिख दी। बार बार नहीं लिखेंगे, 2 और 2 वापस सेम ही नंबर हुआ। अब उसके बाद पावर्स के बारे में बात करें तो पावर्स कौन सी लेनी, ग्रेटेस्ट वाली। अब ग्रेटेस्ट सर पावर क्या सबकी पावर लेंगे, नहीं, जो कॉमन नंबर या फिर जो भी नंबर लिया हो, जैसे मैंने 2 लिया है तो 2 की सबसे बड़ी पावर क्या दिख रही है, 2 की सबसे बड़ी पावर 3 है, तो यहाँ पर मैं क्या यूज करूंगा 2 क्यूब। 3 की सबसे बड़ी पावर कौन सी है 2, तो 3 की पावर में क्या यूज किया जाएगा 3 स्क्वायर। 5 की पावर 1 है, 7 की पावर 1 है, चलो तो 2 क्यूब क्या हो जाएगा 8, 3 स्क्वायर हो जाएगा 9 इंटू 5 इंटू 7। चलो कैलकुलेट करेंगे इसको, 8 5 हो जाएगा 40, 8 5 क्या मिला 40 मिला, और 9 7 63। चलो मल्टीप्लाई कर लेंगे इसको, 0 0 24 और ये हो जाएगा 0 12, तो ये हो जाएगा 2520 2520। तो यानी कि हमें एलसीएम क्या मिलेगा 2520 दोनों नंबर का। क्लियर है? अब समझो इन्हीं दो नंबर का अगर मुझे एचसीएफ फाइंड करना हो तो एचसीएफ ऑफ 140,72, सर एचसीएफ के लिए हमारी क्या बात हुई, कौन से नंबर्स लिए जाएंगे, सिर्फ और सिर्फ जो कॉमन फैक्टर्स है वही इंक्लूड करने हैं, उसके अलावा के इंक्लूड करने नहीं है। एलसीएम में सारे इंक्लूड करने हैं, एचसीएफ में सिर्फ कॉमन। तो अगर समझो इन दोनों की बात करो तो इन दोनों में कॉमन नंबर कौन सा है सर, 2 स्क्वायर 5 7, यहाँ पर 2 क्यूब 3 स्क्वायर है, तो दोनों में सर कॉमन कौन दिख रहा है सर 2 ही दिख रहा है। ये इकलौता ऐसा बंदा है कि जो दोनों नंबर्स में इंक्लूडेड है, यानी कि एचसीएफ में क्या आएगा 2। अच्छा अब बात करेंगे उसके पावर की, तो पावर कौन सी ली जाती है, लीस्ट वाली। छोटी वाली पावर कौन है, स्क्वायर या क्यूब वाली, सर स्क्वायर वाली। तो इसका एचसीएफ क्या हो गया 4। क्लियर है भाई? तो एलसीएम एचसीएफ ढूंढना आपका काम आसान हो जाएगा। ये 2 पॉइंट्स याद रखने हैं। कौन से 2 पॉइंट्स, कि कौन से नंबर्स इंक्लूड करेंगे और उन नंबर्स की पावर क्या लिखेंगे। एलसीएम की बात करें तो कौन से नंबर्स, सारे नंबर सर, जितने फैक्टर्स दिखे सबके सब, किसी के साथ भेदभाव नहीं होगा सर, जो आए राजी जाए सबको बुला लो, ठीक है। पावर्स में कौन सी लेंगे, तो लीस्ट है, लीस्ट के लिए पावर कौन सी, मोटी वाली बड़ी पावर। एचसीएफ में क्या था सर, कॉमन फैक्टर्स लेने हैं, उसमें पावर कौन सी यूज करी जाएगी, लीस्ट वाली, ठीक है। तो ये चीज आपको याद रखनी है भैया। चलो उसके रिलेटेड, अभी ये सारे एमसीक्यू है, ये सारे बोर्ड्स के एग्जाम में पूछे गए एमसीक्यू है। हाँ सीबीएसई की 2023-24 की एग्जाम के ही है, शायद ज्यादा पहले के भी क्वेश्चन नहीं है। मैंने नीचे ऑप्शंस नहीं रखे हैं, आपको इसकी प्रैक्टिस करके इसका आंसर निकाल के देना है मेरे को। वीडियो पॉज करो, और फटाफट कैलकुलेट करना स्टार्ट करो कि जैसे कि एचसीएफ ऑफ 132 और 77 है तो कैसे निकलेगा, 84 और 144 का आंसर क्या है, एलसीएम कैसे निकालेंगे सर, अभी अभी पढ़े हैं। समझो अगर मेरे पास 132 और 77 है तो सर सबसे पहला काम क्या करेंगे, 132 के प्राइम फैक्टर्स निकाल लेंगे। चलो कैसे निकालेंगे 132 के प्राइम फैक्टर, 2 6 जा 12, 2 6 जा 12, 2 33 जा, 3 11 जा, 11 1 जा। तो ये हमें प्राइम फैक्टर मिले 132 के, क्या मिला 2 स्क्वायर इंटू 3 इंटू 11। बाजू में कौन सा नंबर है सर, 77 है, 77 यानी कि 7 से उड़ेगा, 7 11 जा, 11 1 जा। तो हमारे पास 77 के प्राइम फैक्टर्स में क्या मिला 7 इंटू 11। अब अगर मुझे इन दोनों नंबर का एचसीएफ ढूंढना है, एचसीएफ ऑफ 132,77, तो एचसीएफ के लिए हमने क्या याद रखा है, कौन सा फैक्टर लेना है सर, कॉमन फैक्टर। कॉमन फैक्टर कौन है,
11, उसके अलावा और कोई है नहीं, उसकी पावर भी 1 है तो खत्म, HCF आ गया 11, ठीक है। और एमसीक्यू में ऐसे पूछे जाते हैं भाई, याद रहे। चलो 84 और 144 की बात करते हैं। 84 2 से उड़ेगा सर, 2 4 जा 2 2 जा 4, 2 21 जा 3 7 जा 7 1 जा, तो 84 के प्राइम फैक्टर में क्या मिला, 2 स्क्वायर इंटू 3 इंटू 7। 144 की बात करते हैं सर, 12 का स्क्वायर होता है, आया ना। यहाँ पर हो जाएगा 2 7 जा 14, 2 2 जा 4, 36 2 जा 18, 2 जा 2 9 जा 3 3 जा 3 1 जा, तो 144 के प्राइम फैक्टर में क्या मिला, 2 रेज़ टू 1 2 3 4, 2 रेज़ टू 4 इंटू 3 स्क्वायर। चलो ये थे सर 84 के, ये थे 144 के, और दोनों का अगर मुझे एचसीएफ निकालना है तो एचसीएफ के लिए सर दोनों में कॉमन नंबर कौन है सर, 2 है और 3 है, तो एक तो आएगा 2, दूसरा आएगा 3। 2 की छोटी पावर कौन सी है, 2, 3 की छोटी पावर क्या है, 1, 2 4 2 स्क्वायर हो जाएगा 4, 4 3 जा 12, सो इट विल बी द एचसीएफ। आ रहा है भाई, आंसर आ रहा है। वीडियो पॉज करके भाई, पॉज करने के बाद उसको फिर रिवाइंड भी करना। चलो एलसीएम क्या, 850 और 500, 850 के प्राइम फैक्टर सर 2 से उड़ेगा, डायरेक्ट 5 से चालू नहीं करने का, अगर 2 से डिवाइड हो रहा है तो पहले 2 से करो, एक बार उसकी पॉसिबिलिटी खत्म हो जाए उसके बाद फिर आगे नंबर में उड़ो। तो यहाँ पर हो जाएगा 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10। चलो वापस 2 से होगा, नहीं सर अभी 2 से होगा नहीं, तो अभी देखो 3 से हो रहा है, 5 और 4 9 10 11, नहीं 3 से भी नहीं होगा, 5 से करते, 5 8 जा 40, 2 बचेगा 5 5 जा 17 5 जा और 17 1 जा। चलो 500 की बात करते हैं भैया सर, 2 से उड़ेगा 250, वापस 2 से उड़ेगा 125, 5 से उड़ेगा 5 2 जा 10, 5 5 जा 5 5 जा 5 1 जा, तो 850 के प्राइम फैक्टर में क्या मिला अपने को, 2 इंटू 5 स्क्वायर इंटू 17, और 500 के प्राइम फैक्टर में क्या मिला अपने को, 2 स्क्वायर इंटू 5 क्यूब। चलो यहाँ पर एलसीएम निकालना है, एचसीएफ नहीं, यहाँ पर क्या है हमारे पास एलसीएम है, तो क्या करेंगे सर, सारे फैक्टर्स लिख देंगे, 2 5 17, 2 की बड़ी वाली पावर 2, 5 की बड़ी वाली पावर 2। सर ये तो आसान हो जाएगा, 2 स्क्वायर क्या होता है 4, 5 स्क्वायर होता है 25, 25 4 जा क्या हो जाएगा 100 इंटू 17, 100 इंटू 17 कितना हो जाएगा 1700। आ गया सर एलसीएम, क्लियर है भाई। तो इस टाइप के 1 मार्कर एमसीक्यू बहुत पूछे जाते हैं, स्टैंडर्ड बेसिक दोनों में, कोई एक की बात नहीं कर रहा, ऐसा नहीं कि बेसिक में ही पूछा जाएगा, स्टैंडर्ड में भी इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, तो प्रिपेयर्ड रहे इस चीज के लिए। चलो आगे बढ़ते हैं। चलो यहाँ पर एक और चीज दे रखी है, अच्छा हमें एचसीएफ निकालना है, किसका एचसीएफ निकालना है, ये भी बोर्ड का क्वेश्चन है, एचसीएफ ऑफ द स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर एंड द स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर। हमें कौन से चीजों का एचसीएफ निकालना है, फाइंड द एचसीएफ ऑफ स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर, सबसे छोटा 2 डिजिट वाला नंबर कौन सा है 10, और क्या बोला है एंड द स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर, सबसे छोटा कंपोजिट नंबर कौन सा होगा। सर 1 नहीं आएगा, 1 इज अ स्पेशल नंबर, 2 प्राइम नंबर है, 3 प्राइम नंबर है, 4 कैसा नंबर है कंपोजिट, यानी कि सबसे छोटा कंपोजिट नंबर कौन सा है 4। 10 और 4 इन दोनों का हमें क्या ढूंढना है भैया, एचसीएफ। 10 के फैक्टर 2 5 जा, 4 के फैक्टर 2 स्क्वायर, इन दोनों का अगर एचसीएफ निकाले तो सर कॉमन फैक्टर ही लेने हैं, कॉमन फैक्टर क्या हो जाएगा 2, पावर ली जाएगी छोटी वाली यानी 2:1, तो आंसर क्या आ जाएगा भाई अपना सी आ जाएगा, सही है। चलो भैया आगे बढ़ते हैं, रिलेशन ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ, ठीक है, बहुत आयरनिकल चीज है कि ये लोग भी रिलेशन में है और अपन जैसे लोग ऐसे अकेले अकेले घूम रहे, पोपटलाल जैसा जीवन हो रखा है बेटा, क्या करे अभी, ठीक है, बाल भी सफेद हो चुके हैं। चलो छोड़ो, क्या पढ़ना है, रिलेशन पढ़ना है सर। ये रिलेशन किस चीज के बारे में है, एलसीएम का रिलेशन है किसके साथ, एचसीएफ के साथ। तो अगर हम एलसीएम की वैल्यू, अगर समझो कोई दो नंबर है ए और बी, उनके एलसीएम की वैल्यू को और उनके एचसीएफ की वैल्यू को अगर हम मल्टीप्लाई करें, मल्टीप्लीकेशन ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ, एलसीएम और एचसीएफ का मल्टीप्लीकेशन हर बार कितना मिलता है, दोनों नंबर के मल्टीप्लीकेशन जितना, हर बार ये चीज फिक्स होगी,
कि कोई भी दो नंबर जो है उनके एलसीएम और एचसीएफ को अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर हर बार क्या मिलेगा, उन दोनों नंबर्स के मल्टीप्लिकेशन जितना ही मिलेगा। दुनिया का कोई भी बड़ा नंबर हो या कोई भी छोटा नंबर हो, हर एक नंबर में ये चीज एप्लीकेबल है। क्लियर है? समझो कैसे, समझो अगर मुझे ऐसा एक नंबर दिया है 12 और दूसरा नंबर हम लेते हैं 39 लेना, 39 ले लेते, चलो समझो इसका सर अगर मुझे एलसीएम ढूंढना है 12 और 39 का और उसका एचसीएफ भी ढूंढना है 12 और 39 का, सर पहले तो प्राइम फैक्टराइजेशन कर दो। 12 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या हो जाएगा, 2 6 जा 2 3 जा 3 1 जा, तो 12 के प्राइम फैक्टर में क्या मिला 2 स्क्वायर इंटू 3। 39 की बात करें तो 39 का सर 3 से उड़ेगा, 3 13 जा 13 1 जा, तो 39 के प्राइम फैक्टर्स में क्या मिला 3 इंटू 13। चलो एलसीएम की बात करें तो एलसीएम में बहुत सारी चीजें आएगी, 2 आएगा 3 आएगा 13 आएगा, 2 की छोटी पावर स्क्वायर है तो 2 स्क्वायर आएगा, तो 2 स्क्वायर हो जाएगा 4, 4 3 जा 12, 12 इंटू 13 हमें करना है 12 मल्टीप्लाइड बाय 13, 130 प्लस 26 156 हो जाएगा ये एलसीएम। एचसीएफ क्या आएगा, सर दोनों में कॉमन नंबर यही अकेला बंदा है बेचारा 3, तो एचसीएफ इसका क्या आएगा 3। अच्छा अब यहां पर देखो हम इसको वेरीफाई करते हैं, एलसीएम और एचसीएफ दोनों को मल्टीप्लाई करो तो एलसीएम की वैल्यू क्या है हमारे पास सर 156, एचसीएफ की वैल्यू क्या है हमारे पास 3, 156 इंटू 3 क्या हो जाएगा 300, 150 और 18 468। चलो ये हमारे पास आ गया एलसीएम इंटू एचसीएफ, ये हुआ हमारा लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, एलएचएस में ऐसा कुछ मिला। आरएचएस की बात करें, देखो राइट हैंड साइड में सर क्या होगा, राइट हैंड साइड में दोनों नंबर का मल्टीप्लिकेशन, कौन से दो नंबर थे सर, एक तो था 12 और दूसरा क्या था 39। 12 इंटू 39 करो तो भैया क्या आता है 39 इंटू 12, देख लो भैया 1 9 जा 9, 1 3 जा 3, 9 2 जा 18, 3 2 जा 1, सॉरी 3 2 जा 6 प्लस 1 7, तो ये हुआ 8, 9 प्लस 7 क्या हो जाएगा 16, कैरी होगा 1, 468। सर इसका आंसर भी 468 आया, इसका आंसर भी 468 था। मतलब कि अगर हम दुनिया के कोई भी नंबर के लिए उसके एलसीएम और एचसीएफ को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर हर बार क्या मिलेगा, उन दोनों नंबर के मल्टीप्लिकेशन जितना मिलेगा। ठीक है, देखो मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं, वीडियो पॉज कर लेना, इसके बाद समझो। मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं, चेक करो, एक नंबर है 156 और दूसरा नंबर है 256, चेक करो तो इसके लिए क्या आंसर सही बैठता है। एक और क्वेश्चन दे ही देता हूं साथ साथ में, एक नंबर है 149, तीसरा है 324, इन दोनों नंबर में चेक करो, इनका एलसीएम एचसीएफ निकालो और क्या ये रिलेशन सही बैठ रहा है या नहीं, वो आपको देखना है। जो भी आंसर आता है इस चैप्टर क्वेश्चन नंबर 1 का और क्वेश्चन नंबर 2 का कमेंट बॉक्स में डाल दो, ये मैसेज करके देखते हैं हम लोग कितने लोगों का आंसर आ रहा है। चलो उसके बाद क्या दिया है, चलो इसी के रिलेशन के ऊपर से क्वेश्चन है हमारे पास, क्या दिया है क्वेश्चन में समझो। इफ द एचसीएफ इज इक्वल्स टू 40, एचसीएफ हमें क्या दिया हुआ है 40 दिया हुआ है और एलसीएम कितना दिया है 252 के, एचसीएफ हमें दिया है 40, एलसीएम दिया है 252 के, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ के। सर अब इसमें क्या हम बड़े बड़े नंबर्स का एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करने बैठे हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। हमारे पास सर फॉर्मूला है कि अगर आप कोई दो नंबर के एचसीएफ और एलसीएम को मल्टीप्लाई करते हो, अगर एक नंबर है ए दूसरा नंबर है बी, ए और बी, तो इनका जो प्रोडक्ट आएगा वो हर बार क्या मिलेगा, दोनों के मल्टीप्लिकेशन जितना। ओके, एचसीएफ हमें कितना दिया है सर 40 दे रखा है, एलसीएम हमें कितना दिया है 252 के। हमारे पास सर दोनों नंबर है, एक है 2520, दूसरा है 6600। चलो सर हमें अगर के फाइंड करना है तो के के अलावा की सारी चीजें सामने भेज देंगे, तो ये हो जाएगा 2520 मल्टीप्लाइड बाय 6600 डिवाइडेड बाय 40 इंटू 252। सर एक 0 0 उड़ जाएगा, 252 उड़ गया, तो k इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 6600 डिवाइडेड बाय 4। 6600 को 4 से डिवाइड करो, क्या आएगा 6600 डिवाइडेड बाय 4, 4 1 जा 4, 6 में से 4 जाएगा तो 2 बचेगा, 6 आया नीचे, 4 6 जा 24, 2 बचेगा, 0 आया नीचे,
4 5 20 0 0 0 0 1 6 5 0 1 6 5 0। तो ये आ गई हमारे के की वैल्यू। ठीक है भाई, डन है। तो इसका यूज करना है, एचसीएफ इंटू एलसीएम करते हो तो क्या मिलता है, दोनों नंबर के मल्टीप्लिकेशन जितना मिलता है। चलो आगे वर्ड प्रॉब्लम्स है। वर्ड प्रॉब्लम्स के लिए अपने को थोड़ी बहुत चीजें याद रखनी पड़ेगी। कौन कौन सी चीजें याद रखनी है कि क्वेश्चन में सर पता कैसे चलेगा एलसीएम ढूंढना है या एचसीएफ ढूंढना है ना। तो समझो अपने को जो गिवन वैल्यू होती है एलसीएम में ऑलवेज आंसर बड़ा आता है। ठीक है, तो अगर मुझे आंसर में ग्रेटर नंबर लाना है, ठीक है, आंसर पे डिपेंड करता है कि आंसर आपको उस सिचुएशन में जाना पड़ेगा कि अगर मुझे ग्रेटर नंबर लाना है गिवन नंबर से तो हमें क्या फाइंड करना पड़ेगा, एलसीएम फाइंड करना पड़ेगा। और अगर आंसर में हमें स्मॉलर नंबर लाना है, छोटी वैल्यू की तरफ जाना है, तो उसमें हम क्या यूज करेंगे, एचसीएफ यूज करेंगे। ठीक है, ये दो बड़ा सिंपल फंडा है कि अगर आंसर बड़ा आने वाला है, सर हमें जो सिचुएशन दे रखी है कि इसमें से कुछ बहुत कितने सारे इकट्ठा करने पड़ेंगे या फिर कितने राउंड हो गए, तो उन सारे केसेस में अपन क्या ढूंढते हैं, एलसीएम ढूंढते हैं। अगर हमें सिचुएशन के ऊपर से पता चलता है कि भाई आंसर छोटा आने वाला है तो उसमें हम क्या ढूंढते हैं, एचसीएफ ढूंढते हैं। ठीक है, गिवन नंबर्स के अकॉर्डिंगली। अब उसमें आपको क्वेश्चंस में जाना पड़ेगा, क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है, क्या गिवन है क्वेश्चन में, ठीक है, कौन कौन सी वैल्यूज दे रखी है, उसके बेस पर अपन क्वेश्चन सॉल्व करें। देखो हमें पहला दिया है कि 2 अलार्म क्लॉक है, 2 अलार्म क्लॉक रिंग देयर अलार्म एट रेगुलर इंटरवल। ठीक है, हमारे पास समझो 2 अलार्म क्लॉक है, ये हमारी घड़ी है, ठीक है, ये ऐसा बजती है, इधर ये बेल है, ये दूसरी घड़ी है, ठीक है, ये भी इसकी घंटी है ऊपर, ठीक है, इसके घंटे भी बजेगी। ठीक है, इन दोनों के रेगुलर इंटरवल्स पे बजती है घंटी ऑफ 25 मिनट्स एंड 20 मिनट्स रिस्पेक्टिवली। इसकी जो घंटी है वो 20 मिनट पे बजने वाली है, इसकी घंटी 25 मिनट पे बजने वाली, हर 20 मिनट पे उसकी घंटी बजेगी, हर 25 मिनट पे इसकी बजेगी। ठीक है, इफ द फर्स्ट बीप टुगेदर एट 12 नून, दोनों एक साथ 12 नून इतने बजे भैया दोनों एक साथ बजी। ठीक है, हमें क्या बोला है, एट व्हाट टाइम विल द बीप अगेन टुगेदर नेक्स्ट टाइम, ये लोग वापस कब साथ में बजेंगे। अब सर देखो अगर मैं इन दोनों वैल्यूज की बात करूं 20 और 25 की, अगर मैं जो भी नंबर निकालूंगा, क्योंकि हमें जो नंबर मिलेगा वो सर 12 के बाद वाला मिलेगा कि कब वापस बजेगी, कोई स्पेसिफाइड टाइम लिमिट के बाद। जैसे कि समझो अगर मैं इस रिंग की बात करूं, ये 20 मिनट पे बजती है, उसके बाद वापस कब बजेगी, 40 मिनट पे, उसके बाद 60 मिनट पे, उसके बाद कितना होगा, 80 मिनट होगा, यानी कि 1 आवर और 20 मिनट्स के बाद। ठीक है, तो ऐसे वो बात बार बार बजती जाएगी। सेम चीज इसमें होगा सर, ये 25 मिनट पे बजी, उसके बाद 50वें मिनट पे बजेगी, उसके बाद 75 मिनट। अब सर ये कौन सा ऐसा टाइम होगा कि जिसपे दोनों वापस से एक साथ बजे, तो उसके लिए हमें इन दोनों नंबर्स का क्या फाइंड करना पड़ेगा, एलसीएम वी हैव टू फाइंड। एलसीएम कैसा, कौन सा फिक्स नंबर होगा कि जहां पर ये दोनों क्वांटिटीज वापस टकराएगी, वापस एक साथ हो जाएगी, जहां पर साथ में रिंग करे। तो मैंने वो बोला था एलसीएम ढूंढने का मतलब कि जब मुझे दोनों नंबर्स को किसी फिक्स लेवल पर लेके जाना होता है तो हम क्या करते हैं, एलसीएम ढूंढते हैं। तो यानी कि हम यहाँ पर क्या करेंगे, वी हैव टू फाइंड एलसीएम ऑफ 20 एंड 25। चलो 20 के प्राइम फैक्टर्स क्या हो जाए, सॉरी 25 के मैंने लिख दिया भैया, 25 का तो सर इजी है 5 स्क्वायर, 20 का क्या हो जाएगा 2 स्क्वायर इंटू 5। और अगर मैं इन दोनों नंबर का एलसीएम निकालूं 25 और 20 का, सर हमारी बात हुई थी सारे फैक्टर्स लिखने हैं, उनकी पावर बड़ी वाली लेनी है, तो 2 स्क्वायर हो जाएगा 4, 5 स्क्वायर हो जाएगा 25, 25 4 जा क्या होगा 100 मिनट्स। 100 मिनट्स के बाद ये लोग वापस से साथ में हो जाएगा। सर 100 मिनट्स मतलब कितने आवर हुए, सोचो 100 मिनट्स यानी सर ये हुआ 60 मिनट प्लस 40 मिनट हुआ या नहीं, 60 मिनट में 1 आवर होता है, यानी कि 1 घंटे एंड 40 मिनट्स आफ्टर दैट। सर पहले ये बजे थे 12 बजे, तो 12 बज के भी सर ऊपर 1 घंटा हो गया, यानी कि 1 बजे और 40 मिनट एक्स्ट्रा, यानी कि आफ्टर 1 आवर एंड 40 मिनट्स दे विल बी टुगेदर। और यहां पर बोला कि कौन से टाइम पे, कौन सा टाइम होगा,
तो टाइम क्या लिखा जाएगा, 1:40 पे दोनों घड़ी साथ में बीप करेगी, ठीक है, बड़ा बीप करती है भैया। चलो आगे क्या बोला है, देयर इज अ सर्कुलर पाथ अराउंड अ स्पोर्ट्स फील्ड, सोनिया टेक्स 18 मिनट्स टू ड्राइव वन राउंड ऑफ द फील्ड व्हाइल रवि टेक्स 12 मिनट्स। सर ये टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन है, हाँ टेक्स्ट बुक का है, बोर्ड में भी पूछा गया है कि एक सर्कुलर राउंड है, यहाँ पर दो बंदे, एक तो है रवि और दूसरा है सोनिया, दोनों ने दौड़ना चालू किया, दोनों ने हमें टाइम दिया। देखो सोनिया को कितना टाइम लगता है, सोनिया 18 मिनट में ये पूरा चक्कर खत्म करती है, ठीक है। और आगे क्या बोला है, while रवि टेक्स 12 मिनट, और रवि को 12 मिनट ही लगता है, वो 12 मिनट में पूरा राउंड खत्म कर देता है, ठीक है। अब हमें बोला है सपोज दे बोथ स्टार्ट एट द सेम पॉइंट एंड एट द सेम टाइम, ठीक है, नशा करना पड़ता है भाई, सर्दी जुकाम हो तो। Suppose they both start at the same point and at the same time and go in the same direction. After how many minutes they will meet again at the starting point? कि ये दोनों सेम डायरेक्शन में दौड़ना चालू करते हैं, वापस कब मिलेंगे? ऐसा होगा कि 18 मिनट के बाद वापस मिल जाएंगे? नहीं सर, रवि सॉरी मेरे टाइम गलत लिख दिया। रवि जो है उसको कितने मिनट लग रही है, 12 मिनट, और सोनिया को 18 मिनट लग रही है, ठीक है। तो ऐसा तो होगा नहीं कि रवि ने खत्म कर दिया सोनिया भी उसके साथ खत्म करेगी, सर क्यों ऐसा नहीं होगा, क्योंकि दोनों का टाइमिंग अलग अलग है, दोनों फिक्स किसी नंबर पे मैच नहीं हो रहे। अगर मैं दोनों को किसी एक सेम मिनट के बाद देखूं, कुछ ऐसा टाइम पीरियड कि जहां पर दोनों वापस से टकराए, वो कब होगा कि सर दोनों जब नंबर ऑफ राउंड्स कंप्लीट करेंगे कुछ तब होगा, और दोनों का कुछ ये जो टाइम है वो सेम बैठना चाहिए, तब जाके दोनों स्टार्टिंग पॉइंट पे वापस मिलेंगे। यानी कि हमें इस केस में क्या फाइंड करना पड़ेगा, फाइंड LCM of 12 and 18। देखो कैसे, 12 के फैक्टर क्या हो जाएंगे, 4 3 जा यानी कि 2 स्क्वायर इंटू 3 लिख देंगे, 18 के फैक्टर 9 2 जा यानी कि 2 इंटू 3 स्क्वायर हो जाएगा। अगर आप इन दोनों नंबर का LCM ढूंढ लो 12 और 18 का, तो क्या होगा 2 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर, 2 स्क्वायर हो जाएगा 4, 3 स्क्वायर हो जाएगा 9, 9 4 जा 36, यानी कि 36 मिनट के बाद ये दोनों वापस मिलेंगे। सर कैसे, समझो ये एक राउंड है, ये दूसरा राउंड है, ठीक है। समझो ये है सोनिया वाला और ये है रवि वाला। सोनिया को कितना टाइम लगता है, 18 मिनट लगता है सर। चलो 18 मिनट हुए, एक राउंड फिनिश हुआ, एक और राउंड फिनिश किया, कितने मिनट होगी सर, 2 राउंड खत्म किए, कितने मिनट हुई, 36 मिनट, वो वापस से स्टार्टिंग पॉइंट पे होगी। चलो रवि के लिए बात करते हैं, रवि को कितना सर 12 मिनट लगता है, एक राउंड खत्म किया, कितने मिनट हुई 12, दूसरा राउंड खत्म किया, कितने मिनट हुई 24, तीसरा राउंड खत्म किया, घड़ी देखी कितने मिनट हुई 36। इस भाई ने कितने राउंड खत्म किए, 3 राउंड, 36 मिनट हुई, लेकिन वो वापस कहां पर पहुंच गया सर, स्टार्टिंग पॉइंट पे, ये भी स्टार्टिंग पॉइंट पर है, आया ना। तो मतलब कि सर दोनों के नंबर ऑफ राउंड्स अलग अलग है। सोनिया जो है उसने 2 ही राउंड लगाए हैं पूरे ग्राउंड के, रवि भाई ने 3 राउंड खींच दिए, ठीक है, गजब स्टेमिना है रवि भाई में, ठीक है। तो पर दोनों वापस से 36 मिनट के बाद इस पॉइंट पर वापस मिल रहे हैं, स्टार्टिंग पॉइंट पर, आया ना, ठीक है। तो इस टाइप का क्वेश्चन है अपना। चलो आगे हमें दिया है ऑन मॉर्निंग वॉक 3% स्टेप्स ऑफ टुगेदर, 3 बंदे हैं, तीनों साथ में चलते हैं भैया, इन द स्टेप्स मेजर 40 42 एंड 45। एक का स्टेप का मेजरमेंट है 40, दूसरे का है 42 और तीसरे का है 45 सेंटीमीटर। व्हाट इज द मिनिमम डिस्टेंस each should walk so that each can cover the same distance in a complete step। complete steps होने चाहिए, ऐसा नहीं कि पॉइंट में स्टेप्स होने चाहिए। क्यों, क्योंकि तीनों का अगर कंबाइन ऐसा नंबर ढूंढना है कि जो ऐसा नंबर मिले कि तीनों के लिए सेम डिविजिबल हो गया, फिर तीनों को एक फिक्स वैल्यू पे पहुंच जाता हूं, सीधी बात है, दोनों चलना स्टार्ट करेंगे, ऐसा होगा कि नंबर घटता जाएगा, नहीं सर, सबका डिस्टेंस बढ़ेगा, कुछ ना कुछ तो बढ़ेगा। एक का 40 हो, एक स्टेप में वो 40 चल रहा है, दूसरे स्टेप में 80 होगा, तीसरे में 120 होगा, ठीक है। तो यानी कि हमें इन तीनों नंबर्स का क्या फाइंड करना पड़ेगा, LCM। समझ गए बात को। चलो LCM फाइंड करना सर, प्राइम फैक्टराइजेशन 40 का 2 20 जा, 2 10 जा, 2 5 जा, 5 1 जा, 40 के प्राइम फैक्टर में क्या मिला हमें, 2 क्यूब इंटू 5। चलो 42 की बात करते हैं भैया, 42 सर डिवाइड होगा 2 से, 2 21 जा, 3 7 जा, 7 1 जा, तो 21 के प्राइम फैक्टर में क्या मिलेगा, 2 इंटू 3 इंटू 7,
45 की बात करते हैं, 45 से डिवाइड होगा 3 से, 15 3 जा 3 5 जा 5 1 जा, तो 45 के प्राइम फैक्टर में हमें क्या मिला 3 स्क्वायर इंटू 5। अब अगर हम इन तीनों नंबर का एलसीएम ढूंढ ले 40 21 और 45 क्या सेट होगा देखो तो सर, एक तो आएगा 2 क्यूब, अब डायरेक्ट लिख रहे हैं भाई 3 में पावर में क्या आएगा स्क्वायर, 5 वाली पावर सिंगल है और 7, तो 2 क्यूब हो जाएगा 8, 3 स्क्वायर हो जाएगा 9 इंटू 5 इंटू 7। सर किया हुआ लगता है ये वाला क्वेश्चन, ऐसे कुछ कैलकुलेशन किया था 8957 वाला, देखो तो है ऐसा कुछ क्वेश्चन अपन ने किया था 8957 8957 8957, ये रहा, ये दो नंबर्स का हमने किया था 8957, कितना मिला था 2520। अरे सॉरी अभी तो कहा गया, ये रहा, चलो क्या मिला था हमें 2520 सेंटीमीटर के। अगर इतना कुछ डिस्टेंस कवर करेंगे सारे लोग तब जाके सबके इक्वल नंबर ऑफ स्टेप्स तो नहीं पर जो भी नंबर ऑफ स्टेप्स मिलेंगे वो डिस्टेंस सेम होगा और कंप्लीट स्टेप्स मिलेंगे, इक्वल स्टेप्स मिलेंगे वो जरूरी है नहीं, पर सबके स्टेप्स जो होंगे नंबर ऑफ स्टेप्स वो होल नंबर में मिलेंगे, ठीक है, पॉइंट्स में मिलेंगे नहीं। चलो आगे बढ़ते हैं भैया, क्या दिया है, इन द हॉस्पिटल द नर्स इज सपोज्ड टू मॉनिटर अ पेशेंट आफ्टर 84 मिनट्स, अनदर एट 90 मिनट एंड द थर्ड एट 120। एक पेशेंट को 84 मिनट पे मिलती है हर 84 मिनट पे, दूसरे वाले को हर 90 मिनट पे और तीसरे वाले को हर 120 मिनट पे। She set up alarm accordingly. At what time will all her alarm ring at the same time? सर यहाँ पे पेशेंट की जगह पर अगर समझो मैं इसको घड़ी मान लूं तो सर ये तो उस क्वेश्चन जैसा हो जाएगा, हाँ या नहीं? हाँ सर, समझो ये सारी घड़ी एक साथ बजना चालू करेगी, कब करेगी सर? तीनों नंबर के लिए मैं क्या फाइंड करना पड़ेगा, एचसीएफ फाइंड करना पड़ेगा सर, एलसीएम फाइंड करना पड़ेगा, तो फाइंड एलसीएम ऑफ 84 90 एंड 120। चलो इन तीनों नंबर का भाई एलसीएम निकालो, बताओ भाई मेरे को क्या आंसर आता है और कमेंट बॉक्स में आंसर टाइप कर दो भैया। 84 90 और 120 तीनों नंबर का मैं क्या फाइंड करना है, एलसीएम फाइंड करना है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते आगे भाई, देखें देयर आर 156 208 एंड 260 स्टूडेंट्स इन ग्रुप ए बी एंड सी रिस्पेक्टिवली। तीन ग्रुप है, एक ग्रुप में कितने बच्चे हैं भैया 156 है, दूसरे में कितना है 208 और तीसरे में कितना है 260। चलो हमें तीन अलग अलग सेक्शंस दिए हुए हैं, ठीक है, ये अपना ए सेक्शन के लिए है, ये बी के लिए है और ये सी के लिए। चलो अब आगे हमें क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, बसेस आर टू बी हायर्ड टू टेक देम फॉर अ फील्ड ट्रिप, फील्ड ट्रिप पे लेके जाना है सबको। अच्छा एक बस में मैं क्या एक बच्चा बिठाऊंगा, नहीं सर, इसमें जो हमें नंबर ऑफ बसेस चाहिए वो छोटी चाहिए, तो हम बस ऐसे सेट करेंगे कि जिसमें सारे स्टूडेंट्स इक्वली समा सके, हाँ या ना? तो इसमें क्या मुझे एलसीएम ढूंढना पड़ेगा, नहीं सर, हमें नंबर ऑफ बसेस मिनिमम चाहिए होगी, छोटी वैल्यू चाहिए होगी, तो इस वजह से हम यहाँ पर तीनों नंबर्स का क्या फाइंड करेंगे, एचसीएफ फाइंड करेंगे। फाइंड एचसीएफ ऑफ 156 208 एंड 260, ठीक है। Find the minimum number of buses to be hired if the same number of students should be accommodated in each bus, के हर एक बस में एक जितने बच्चे ही बिठाने हैं। जैसे कि अपनी अभी एमजी की पिकनिक चालू होगी तो अभी हमें भी अकोमोडेट करने पड़ेंगे, ठीक है। अभी कोई बच्चा बोल रहा है कि सर हमको ले चलो, चलो अरे नहीं बस इधर पिकनिक नहीं जाना, इधर जाना है। चलो 2 से उड़ाएंगे पहले, 2 7 जा 14, 1 बचेगा, 2 8 जा 16, 2 3 जा 6, 2 9 जा आया ना, फिर वही होगा, सही है। 3 13 जा 13 1 जा, तो 156 के प्राइम फैक्टर में मिला 2 स्क्वायर 3 इंटू 13। चलो उसके बाद बात करते 208 की। 208 का प्राइम फैक्टराइजेशन 2 से होगा 104, 2 से होगा 52, 2 से होगा 26, 2 से होगा 13 1 जा, तो 208 के प्राइम फैक्टर में मिला 2 रेज टू 4 मिला 1 2 3 4 इंटू 13। चलो 260 की बात करते हैं भैया, 260 के प्राइम फैक्टर्स 2 से कटेंगे, 2 13 जा, 2 से वापस कटेगा, 2 6 जा 12, 2 5 जा
5 से कटेगा 13 5 जा 13 1 जा, तो 260 के प्राइम फैक्टर में क्या मिला हमें 2 स्क्वायर इंटू 5 इंटू 13। अब इन तीनों नंबर का हमें क्या फाइंड करना है HCF ऑफ 156 208 और 260। चलो HCF क्या मिलेगा भाई, देखो तो 150 HCF में क्या लेंगे सर, कॉमन फैक्टर्स लेंगे, 2 कॉमन है 2 कॉमन है 2 कॉमन है, 13 है 13 है 13 है, तो 2 भी है और 13 भी है। 2 की सबसे लीस्ट पावर सर, 2 की सबसे लीस्ट पावर है 2, 13 की 1 है, तो 2 2 जा 4 इंटू 13, 13 4 जा कितना हो जाएगा, 13 4 जा 52 स्टूडेंट्स will accommodate in each bus। तो हर एक बस में कितने बच्चे होने चाहिए, 52 होने चाहिए, तो क्या नंबर ऑफ बसेस भी हर एक नंबर ऑफ बसेस में इक्वल स्टूडेंट्स रहेंगे। चलो आगे बढ़ते हैं। In a seminar, the number of participants in a mathematics, physics and biology are 336। एक सेमिनार है जिसमें 336 स्टूडेंट है एक सब्जेक्ट में, दूसरे में 240 और तीसरे में 96 है। Find the minimum number of students of room required in each room, same number of participants is to be seated and all of them being in the same subject। क्या हमें हर एक रूम में इक्वल नंबर ऑफ स्टूडेंट रखने हैं, तो ऐसे कितने रूम रिक्वायर्ड होंगे, ठीक है, वो हमें फाइंड करना है, ठीक है ना, वही पूछा है, सॉरी फाइंड द मिनिमम नंबर ऑफ रूम्स, ओके नंबर ऑफ रूम्स फाइंड करना है। चलो पहले तो ढूंढते कि भाई हर एक रूम में कितने बच्चे रहेंगे, पहले वो ढूंढ लेते हैं। चलो तो हम पहले ढूंढेंगे सर इन तीनों के लिए, अच्छा रूम्स क्या बहुत ज्यादा करने पड़ेंगे, एलसीएम ढूंढेंगे, एचसीएफ ढूंढेंगे, सोचो एचसीएफ ढूंढना पड़ेगा क्योंकि सर हमें नंबर ऑफ रूम्स मिनिमम चाहिए है, तो HCF ऑफ 336 240 और 96। चलो भाई देखते हैं क्या आएगा सर, पहले 336 के प्राइम फैक्टर्स निकाल देते हैं, 2 से उड़ेगा, 2 1 जा 2 1 बचा, 2 6 जा 12 2 8 जा, वापस से 2 से करते हैं, 2 8 जा 16 2 4 जा 8, 2 से उड़ेगा 2 4 जा 8 2 2 जा 4 2 21 जा 3 7 जा 7 1 जा, तो 336 के प्राइम फैक्टर्स में क्या मिला हमें 2⁴ इंटू 3 इंटू 7। चलो उसके बाद 240, तो 240 के प्राइम फैक्टर्स में 120 जा 60 जा 30 जा 15 जा 3 5 जा और 5 1 जा, तो 240 के प्राइम फैक्टर्स में मिला 2⁴ इंटू 3 इंटू 5, और लास्ट में बात करते हैं भैया 96, 2 से उड़ेगा 2 4 जा 8 1 बचेगा 2 8 जा 16 2 2 जा 4 2 4 जा 8 2 12 जा 2 6 जा 2 3 जा 3 1 जा, तो 96 के प्राइम फैक्टर में भी बहुत सारे 2 है, 1 2 3 4 5 2⁵ इंटू 3। चलो इन सारे नंबर्स के एचसीएफ सर सब में कॉमन नंबर कौन सा है, 2 इंटू 3 2 इंटू 3 2 इंटू 3 हर जगह से, तो 2 इंटू 3 तो आ ही जाएगा। एचसीएफ में सबसे छोटी पावर 2 की सबसे छोटी पावर कौन सी है 4, 3 की सबसे छोटी पावर सर 3 की तीनों में 1 ही है, 2⁴ कितना हो जाएगा 2 2 जा 4 4 2 जा 8 2 जा 16 16 3 जा 48, यानी कि एक रूम में कितने स्टूडेंट्स होने चाहिए 48 स्टूडेंट्स होने चाहिए, ठीक है। अच्छा अब समझो 336 स्टूडेंट्स हमारे पास कितने हैं, मैथ्स के बोल रहे थे ना, हाँ ये हमारे पास है मैथ्स फिजिक्स और बायोलॉजी, ये मैथ्स के है ये फिजिक्स के है और ये बायोलॉजी के है। अच्छा मैथ्स के लिए अगर देखो सर मैथ्स के टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है 336 और उसमें से एक रूम में कितने बच्चे होंगे 48 तो 48 336 को 48 से डिवाइड कर दो, देख लो भैया क्या मिलता है 2 2 जा 4 4 2 जा 8 2 जा 16 16 3 जा 48 सर 7 मिलेगा, यानी कि मैथ्स वाले बच्चों के कितने रूम होंगे 7 रूम होंगे। चलो फिजिक्स वाले बच्चों के लिए देख लो क्या हो रहा है 240 डिवाइडेड बाय 48 240 डिवाइडेड बाय 48 देखो कितना हो जाएगा इसमें 240 डिवाइडेड बाय 48 सर 5 हो जाएगा 48 5 जा, और लास्ट में है बायोलॉजी के लिए
देखो बायोलॉजी में कितने स्टूडेंट्स हैं 96 और 48 बच्चे एक रूम में होंगे, तो 96 डिवाइडेड बाय 48 कितना हो जाएगा 6, सॉरी 48 टू जा ही होगा, हाँ। तो यानी कि सर हमारे पास मैथ्स वाले 7 रूम है, फिजिक्स वाले 5 है और बायो वाले 2 है। तो अगर हमें टोटल नंबर ऑफ रूम्स फाइंड करने हो तो कितने हो जाएंगे 7 + 5 + 2, 7 और 5 12, 12 और 2 14। तो 14 रूम्स होंगे जिसमें ये सारे स्टूडेंट्स आ जाएंगे। मैथ्स वालों के कितने होंगे 7, फिजिक्स वालों के 5 और बायोलॉजी वालों के 2। क्लियर है भाई? चलो इसके बाद सर ये क्या है? अब ये है एकदम काला चित्र। काला चित्र मतलब कुछ नहीं है, ब्लैक बॉडी अपना, ठीक है। अब हम इसमें हम कुछ इंपॉर्टेंट 3-4 टॉपिक पढ़ाने वाले हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। इतना इंपॉर्टेंट कि 100% श्योर ये आप गुजरात बोर्ड वाले जो बच्चे पढ़ रहे हैं, गुजरात बोर्ड वालों के एग्जाम में ये पूछा जाएगा, बेसिक वालों के एग्जाम में ऐसा टॉपिक है, फिक्स आने वाला है। स्टैंडर्ड मैथ्स सीबीएसई में भी बेसिक वालों के एग्जाम पेपर में ये क्वेश्चन दिखेगा ही, इस टाइप का क्वेश्चन, ठीक है। ये नहीं, इस टाइप का क्वेश्चन एक होगा ही, ठीक है। सबसे मोस्ट टाइम के टॉपिक है इस चैप्टर का इर्रेशनैलिटी प्रूव करने वाला। ये देखो आगे, मैंने बना, मेरे को याद है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, प्रूव दैट √5 इज एन इर्रेशनल नंबर। अब कोई भी नंबर इर्रेशनल प्रूव करने से पहले कुछ 3-4 चीजें हमें पता होनी चाहिए, ठीक है। वो पहले मैं करवा देता हूँ कि ये अगर 3-4 चीजें आपको पता है तो ही क्वेश्चन में आपको मजा आएगा, वरना क्वेश्चन में आपको बिल्कुल ऐसा कुछ टप्पा ही नहीं पड़ेगा सर क्या थियरी है। और पूरा थियरेटिकल टॉपिक है मैथ्स का, ये पहला और इकलौता टॉपिक है कि जिसमें इतनी थियरी आएगी आपको एसएसटी वाली फीलिंग आएगी कि सर ये एसएसटी पढ़ रहे हैं हम तो, ठीक है। और थियरी भी ऐसी है कि भाई आपको सिर्फ रूट के अंदर की वैल्यू चेंज करते रहना, ठीक है। क्वेश्चंस में वही होगा, रूट के अंदर वाली वैल्यू चेंज होगी, बाकी पूरा फंडा सेम रहेगा। चलो तो कैसे है, क्या कौन 4 चीज है? सबसे पहली चीज, रेशनल नंबर क्या होता है? रेशनल नंबर किसे बोला जाता है? तो सर रेशनल नंबर बड़ा इजी है कि अगर अपना नंबर p/q फॉर्म में होता है जहां पर q 0 ना हो तो उसे क्या बोला जाता है? रेशनल नंबर, है ना। सबसे पहली चीज ये होनी चाहिए कि अगर दुनिया का कोई भी रेशनल नंबर है तो उसको आप p/q फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हो। नाइन्थ में वो बाहर वाले क्वेश्चन आते थे जिसमें अपन क्वेश्चन को p/q फॉर्म में कन्वर्ट करते थे, है ना। अगर कोई नॉर्मल नंबर है तो उसके डिवीजन में 1 लिख सकता है, अगर पॉइंट वाला है 5.2 तो उसको 52/10 लिख सकता है। तो यानी कि दुनिया का हर एक नंबर जो है रेशनल नंबर अगर है तो उसको न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर के फॉर्म में लिख सकते हैं। पहली चीज ये याद रखनी है। दूसरी चीज है कोप्राइम इंटीजर्स। कोप्राइम इंटीजर्स क्या हुए हैं? ऐसे इंटीजर्स के जो प्राइम नंबर नहीं है, क्या बोल रहा हूं सुन रहा, ऐसे इंटीजर्स के जो प्राइम नंबर नहीं है उसके बावजूद उनका एचसीएफ क्या आता है? 1। उन्हें क्या बोला जाता है? कोप्राइम इंटीजर। ऐसे इंटीजर कि जिनका एचसीएफ क्या होता है? 1 होता है। अब समझो वो प्राइम भी नहीं है बेचारे, फिर भी उनका एचसीएफ 1 हो रहा है। जैसे कि समझो मैं बात कर रहा हूं, क्या लेते हैं, समझो एक है 9 है, ठीक है, एक नंबर 9 है और दूसरा नंबर समझो अपन लेते हैं, क्या लेते हैं, 4 लेते हैं, 9 and 4। चलो ये दोनों सर प्राइम नहीं है, पता है ना, हाँ कंपोजिट नंबर है। पर अगर मैं इन दोनों नंबर का एचसीएफ निकालूं, एचसीएफ और 9 and 4, सर 9 के प्राइम फैक्टर होंगे 3², 4 के प्राइम फैक्टर होंगे 2², दोनों में कुछ कॉमन ही नहीं है। अगर नंबर्स में कुछ कॉमन नहीं होता तो उनका एचसीएफ क्या निकलता है? 1। ऑलवेज इनटू 1 तो लिखा ही जाता है सर, यानी कि इनका एचसीएफ क्या मिलेगा? 1। तो ऐसे नंबर के जिनका एचसीएफ कितना मिले? 1 मिले, या फिर जिनमें कुछ कॉमन चीज नहीं होती उन्हें क्या बोला जाता है? कोप्राइम इंटीजर, कि जिसमें ऊपर नीचे कोई कैंसिल आउट नहीं होगा, ठीक है। चलो 2 चीजें तो समझ आ गई। तीसरी चीज डिविजिबल और मल्टीपल। इन दोनों के बीच में बहुत ही पतली लाइन ही नहीं है, मैं तो ऐसा बोलता हूँ, मैं तो ऐसा बोलता हूँ सेम ही है भाई, कोई मतलब नहीं है दोनों का अलग अलग होने का। देखो अगर कोई नंबर किसी से डिविजिबल है तो उससे मल्टीपल भी होता है। सर ये क्या बात हुई? डिविजिबल का मतलब क्या होता है?
कि सर वो उस नंबर को आप उससे डिवाइड कर सकते हो। जैसे कि मैं यहाँ पर लिखता हूं 24 इज डिविजिबल बाय 2। क्या ये चीज सही लिखी है? क्या 24 जो है वो 2 से डिविजिबल है? क्या 24 को 2 से डिवाइड किया जा सकता है? बिल्कुल सर, 24/2 आंसर अपने को होल नंबर मिलता है 12, यानी कि यस इट इज द राइट स्टेटमेंट कि 24 जो है वो किससे 2 से डिविजिबल है। अच्छा, यही स्टेटमेंट को मैं अगर मैं ऐसे लिखूं तो 24 इज मल्टीपल ऑफ 2। मल्टीपल ऑफ 2 का मतलब क्या होगा कि वो 2 से मल्टीप्लाई करके मिलता है 24 का मतलब मैं ऐसे लिख सकता हूँ 12 इंटू 2। सर ये 2 के मल्टीपल में आता है, हाँ या ना? बिल्कुल सही बात है। यानी कि अगर कोई नंबर किसी से डिविजिबल है तो वो उसका मल्टीपल भी होगा। ठीक है, कि अगर a से डिविजिबल है तो a से मल्टीपल भी लिख सकते हो, b से डिविजिबल है तो b से मल्टीपल भी लिख सकते हो। ठीक है, तो अगर एक नंबर से डिविजिबल है तो उससे मल्टीपल भी होगा, मल्टीपल है तो उससे डिविजिबल। और मल्टीपल का मेन मतलब क्या होता है कि मल्टीप्लिकेशन में होना, उसे क्या बोला जाता है कि मल्टीपल में है। डिवीजन में हो तो क्या बोला जाएगा? डिविजिबल है। ठीक है, तो यहां पर अपना जो नंबर है 24 वो किससे मल्टीपल है? 2 से। 12 से भी बोल सकते हो। ठीक है, दोनों चीज राइट ही होगी, 12 से भी मल्टीपल है, 2 के भी मल्टीपल में। ठीक है, समझो। जैसे कि मैं यहां पर लिखता हूं 15 इज इक्वल्स टू 2a, 2a नहीं 3a लिखता हूं, समझो। तो 15 जो है वो 3 के मल्टीपल में है, बिल्कुल। 15 जो है वो a के भी मल्टीपल में, दोनों नंबर के मल्टीपल में ही होगा। ठीक है, डन है भाई। चलो, चौथी चीज, if a square is divisible by b then a is also divisible by b। सर इसका भी क्या मतलब हुआ कि अगर a स्क्वायर b से डिवाइड कर किया जा सकता है तो b को a को भी डिवाइड किया। सर ये कुछ नहीं, पल्ले नहीं पड़ा, ये हवा में गया। समझो, अगर मैं बात कर रहा हूँ ये a स्क्वायर मतलब कोई परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। समझो 144 की बात करते हैं, 144 12 का स्क्वायर होता है। 144 इज डिविजिबल बाय 2। सही बात है। क्या 144 को 2 से डिवाइड किया जा सकता है? देख लो, 144 डिवाइडेड बाय 2, 2 7 सा 14, 2 2 सा 4, सर 72 आ रहा है आंसर। तो 144 जो है वो 2 से डिविजिबल है। अच्छा, 144 यानी किसका स्क्वायर रूट? सर 12 का, आया ना? ये 12 का स्क्वायर है, यानी कि मैं ऐसे लिख सकता हूं 12 इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 2। होगा या नहीं होगा? सोचो तो। सर बिल्कुल होगा, 12/2 क्या आएगा? 6। तो अगर कोई परफेक्ट स्क्वायर नंबर किसी दूसरे नंबर से डिविजिबल होता है तो वो नंबर भी उससे डिविजिबल होगा ही, आया ना? कि अगर a स्क्वायर किसी दूसरे नंबर से डिविजिबल है तो a भी उस नंबर से डिविजिबल होगा ही, वो उसके फैक्टर में आता ही होगा। ठीक है, सो a स्क्वायर अगर b से डिविजिबल है तो a भी किससे डिविजिबल होगा? b से। ठीक है, इन चार चीजों का अपन सीक्वेंस में यूज करने वाला है प्रूव दैट वाले क्वेश्चन के लिए। ठीक है, चलो आ जाओ भैया, कैसे प्रूव करना है देख लेते हैं। चलो, क्या दिया है हमें? प्रूव करना है, प्रूव दैट रूट 5। कौन सा नंबर लिया भाई हमने? सबसे बली का बकरा बनाया रूट 5 को। कि रूट 5 कैसा नंबर है? इर्रेशनल नंबर है, वो प्रूव करना है। अब हम उल्टे बच्चे हैं, उल्टे मतलब कतई उल्टे, हम नहीं मानेंगे, हम बोलेंगे नहीं भाई वो क्या बोल रहे हैं इर्रेशनल प्रूव करो, हम पागलपंती करेंगे, सर तेल ले जाओ। हम बोलेंगे नहीं, ये बंदा इर्रेशनल नहीं है, ये हमारा दोस्त है। ठीक है, होता है ना आपके ग्रुप में कोई ऐसा है, नहीं सर ये जैसा भी है, ठीक है थोड़ा ऐसा है पर हमारा दोस्त है। ठीक है, तो मान लो ये जो रूट 5 जो है इसको पहले सपने दिखाने अपने को, गलत गलत सपने दिखाने, ऐसे बुरे, जैसे आपको आपके एक्स ने दिखाए थे ना, वैसे बेबी बाबू ये हमारा बेबी होगा। ठीक है, तो बिल्कुल ऐसे सपने दिखाने। ऐसा मान लो, इसको बोल दो कि सुपरमैन है भैया, ठीक है चड्डी बाहर पहनता, ऐसा बोल दो इसको बेचारे को, तो हम क्या बोलेंगे कि भैया तू सपना देख रूट 5। कैसा सपना देख? कि तू इर्रेशनल नंबर नहीं, तू कैसा नंबर है? रेशनल नंबर है। ठीक है, अपन अपने बंदे को कैसा सपना दिखाते हैं कि रूट 5 भाई आप कैसे हो? रेशनल हो, इर्रेशनल। तो पहला स्टेटमेंट हर एक क्वेश्चन में सेम लाइन रहेगा कि जो भी नंबर है उसको क्या बोलेंगे कि भैया आप रेशनल हो, इर्रेशनल हो नहीं। सो और लिखेंगे लेट अज्यूम दैट रूट 5 is a rational number।
चलो पहली लाइन फिक्स हो गई, हर एक लाइन में, हर एक क्वेश्चन में √3 दिया तो √3 इज एन रेशनल नंबर, ठीक है। पर अज्यूम लिखना पड़ेगा, ये अजम्पशन है क्योंकि हमें पता है कि वो √5 रेशनल नहीं है, वो इरेशनल नंबर ही है। अच्छा, अगर सर ये रेशनल नंबर है तो क्या इसको p बाई क्यू फॉर्म में लिखा जा सकता है? बिल्कुल, यानी कि इसका न्यूमरेटर भी होगा और डिनोमिनेटर भी होगा कुछ ना कुछ। अब हम हर बार उसको p बाई क्यू नहीं, हम इसमें a बाई भी लेते हैं, आप lm भी ले सकते हो, mn भी ले सकते हो, ठीक है। हम जनरली a भी अज्यूम करते हैं। सो देयरफॉर there exist two co-prime integers a and b such that, ठीक है, हमने क्या किया भैया कि ऐसे दो कोप्राइम इंटीजर अज्यूम किए a और b के, और ये हाँ कैसे अज्यूम इंटीजर किए अपन ने? कोप्राइम। ये चीज याद रहे, ये वर्ड लिखना पड़ेगा कि जो भी आपने a और b अज्यूम किए वो दोनों कैसे है? कोप्राइम। अच्छा, अगर सर ये p बाई क्यू फॉर्म में लिखा जा सकता है तो मैं √5 इज इक्वल टू a बाई b भी तो लिख सकता हूं, है ना? बिल्कुल, p बाई क्यू फॉर्म है तो a बाई b लिख देंगे। अच्छा, a और b कैसे है? कोप्राइम इंटीजर है, तो हम यहाँ पर क्या लिख देंगे? इन दोनों का HCF क्या मिलेगा? HCF ऑफ AB इज इक्वल टू 1। क्लियर है इतनी चीज? चलो हो गया डन। सर यहाँ पर से हम फ्रैक्शन को काम नहीं करेंगे, हम b को पहले सामने भेज देते हैं, तो a इज इक्वल टू क्या मिलेगा? √5b। डन है भाई, a इज इक्वल टू हमें क्या मिला है? √5b। अब सर हमें पता है कि जब तक यहाँ पर क्वेश्चन में स्क्वायर रूट है तब तक वो इर्रेशनल ही रहने वाला है। हमें पहला काम क्या करना पड़ेगा? ये छपरा हटाना पड़ेगा सर, और छपरा हटाने के लिए क्या किया जाता है? स्क्वायर किया जाता है सर। दोनों साइड स्क्वायर करेंगे बाय स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स। दोनों साइड्स अगर हम स्क्वायर कर दें तो यहां पर क्या हो जाएगा? a स्क्वायर इज इक्वल टू √5b और उसका स्क्वायर। अच्छा, a का स्क्वायर तो सर a स्क्वायर ही होने वाला है, √5 का स्क्वायर क्या होगा? 5, b का स्क्वायर क्या होगा? b स्क्वायर। इसको अपन ने नाम दे दिया इक्वेशन नंबर 1। चलो क्लियर है भाई? अच्छा, अब ये इस इक्वेशन के ऊपर से देखो क्या मतलब, वो देखो, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो। a स्क्वायर इज इक्वल टू क्या मिला? 5b स्क्वायर। a स्क्वायर इज इक्वल टू क्या मिला? 5 इंटू b स्क्वायर लिख सकता हूं मैं कि 5 और b स्क्वायर मल्टीप्लीकेशन में, मतलब कि सर a स्क्वायर जो है वो किसके टेबल में आता है? सर 5 के टेबल में आता है, आया ना? जैसे कि हमने यहाँ पर लिखा था कि समझो मैंने क्या लिखा था? 15 इज इक्वल टू 3 इंटू a, तो 15 जो है वो किसके टेबल में आता होगा? 3 के टेबल में या तो फिर a के टेबल में, दोनों में से किसी एक के टेबल में होगा। तो यहाँ पर सेम चीज, a स्क्वायर जो है वो किसके टेबल में है? 5 के टेबल में, यानी कि 5 का मल्टीपल है। मैं यहाँ पर ऐसा आपको साइड में अलग से लिख देता हूं, ठीक है, एग्जैक्ट में नहीं लिखना, मैं यहाँ पर ऐसे लिख सकता हूं, a स्क्वायर इज मल्टीपल ऑफ 5, है ना? ठीक है, a स्क्वायर जो किसका मल्टीपल है? सर 5 का मल्टीपल है। अच्छा, अगर वो 5 का मल्टीपल है तो वो 5 से डिविजिबल भी होगा, है ना? हाँ सर, बिल्कुल बिल्कुल, आपने पढ़ा है, अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा है कि अगर डिविजिबल होगा तो मल्टीपल भी होगा, मल्टीपल होगा तो डिविजिबल भी होगा। तो अगर 24 इज मल्टीपल ऑफ 2 देन 24 इज डिविजिबल बाय 2, है ना? तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ कि a स्क्वायर जो किससे डिविजिबल होगा? 5 से। अगर a स्क्वायर 5 का मल्टीपल है तो हम यहाँ पर क्या लिख देंगे? देयरफॉर a स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5। सर ये तो वो वाला स्टेटमेंट हो गया, a स्क्वायर इज डिविजिबल बाय b, b की जगह पर हमें क्या मिला है? 5। अच्छा, अगर a स्क्वायर 5 से डिविजिबल है तो a भी किससे डिविजिबल होगा? 5 से। लिख देते भाई यहाँ पर कि a स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5, देयरफॉर a इज आल्सो डिविजिबल बाय 5। चलो भाई, ये इतना काम हो गया। अब सर यहां पर से हुआ क्या? a जो है वो किससे डिविजिबल है? 5 से। मतलब क्या a 5 के टेबल में आता होगा? a स्क्वायर तो आता था, वो तो हमें पता है, पर a भी कहां पर आता है? सर 5 के टेबल में आता है, यानी कि a की जो वैल्यू होगी वो 5 इंटू कुछ मिलेगा। सर 5 इंटू क्या होगा? गैस करो क्या होगा? a इज इक्वल टू 5 इंटू 5 के टेबल में आता है ना a? सर 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 0.5 भी हो सकता है, 0.2 भी हो सकता है, कोई भी इंटीजर हो सकता है। क्या फर्क पड़ेगा? कुछ फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा सर। हमें तो कौन मेन काम है? 5 के स्क्वायर जो है वो 5 के टेबल में आता है,
5 के साथ में कोई भी नंबर उससे फर्क पड़ेगा नहीं, ठीक है। 5 के टेबल में बहुत सारे आते हैं, 5 1 5 2 5 6 5 4 5 5 5 6 5 7 5 8 5 9, सर अनलिमिटेड है तो इनटू में क्या लिखे, सी लिख देते हैं। सर ये क्या क्या बात हुई, सी लिख दो मतलब वो करना क्या, सी बनाना, नहीं सी नहीं बना रहे, हम क्या लिखेंगे, सी इज एनी इंटीजर, ठीक है। ए इज इक्वल टू हमने 5 से लिखा, क्यों लिखा, क्योंकि सी हमने क्या अज्यूम किया, कोई इंटीजर है, ठीक है। तो ए की वैल्यू हमें क्या मिली, 5 सी मिली, डन है भाई, पक्की बात है। चलो सर ये ए का तो काम निपट गया, अब बी के लिए क्या करें, तो वापस स्क्वायर करो, जब भी आपका स्क्वायर वाला बंदा होगा तभी काम आएगा, वरना आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो, ए इज इक्वल टू क्या √5 भी है, वो वाला भी अप्लाई कर सकते हो। हमारे पास ए स्क्वायर की वैल्यू भी है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर वापस स्क्वायर करेंगे बाय स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स। चलो क्या होगा, दोनों साइड अगर मैं स्क्वायर कर दूंगा तो ए का स्क्वायर हो जाएगा ए स्क्वायर, 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 25, सी का स्क्वायर क्या हो जाएगा सी स्क्वायर। ये फिर से बोल देता हूं, सी जो है वो सिर्फ फैशन का है उधर, ठीक है, और उसका कोई काम काज नहीं है, वो सिर्फ लिखने के लिए लिखा है। आप सी की जगह पर आपके नाम का लेटर भी लिख सकते हो, ठीक है। चलो अच्छा सर ए स्क्वायर की जगह पर मैं 5b स्क्वायर लिख सकता हूं, बिल्कुल, ए स्क्वायर की जगह पर हम क्या लिख देंगे 5b स्क्वायर, क्योंकि हमारा ए का काम तो निपट गया, बी की बारी, तो बी को लाना पड़ेगा पिक्चर में, इज इक्वल्स टू 25c स्क्वायर, यहां पर मैं लिख दूंगा फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1। अच्छा सर 5 जाएगा डिवीजन में, तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या लिखा जाएगा 25c स्क्वायर डिवाइडेड बाय 5, व्हिच मींस बी स्क्वायर इज इक्वल टू, सर 5 5 जा 25 हो जाएगा, तो बी स्क्वायर की वैल्यू क्या मिल गई 5c स्क्वायर। यहां पर भी सर सेम सिस्टम बन रही है, यहां पर देखो हमें क्या मिला था ए स्क्वायर इज इक्वल टू 5b स्क्वायर, यहां पर क्या मिला बी स्क्वायर इज इक्वल टू 5c स्क्वायर, ए स्क्वायर इज मल्टीपल ऑफ 5 लिखा था, तो यहां पर बी स्क्वायर भी किसका मल्टीपल होगा 5। सर ऐसा लिख सकते हैं बी स्क्वायर 5 से डिविजिबल है, therefore b square is divisible by 5। अगर b square 5 से डिविजिबल है तो b is also divisible by 5। चलो क्लियर है भाई। सर हुआ क्या है, क्या ये सब थियरी का क्या मतलब, आप क्या प्रूव कर रहे हो, आपने क्या प्रूव किया, पहली चीज क्या प्रूव करी कि a जो है वो किससे डिविजिबल है 5 से, यहाँ पर आपने प्रूव किया कि b जो है वो भी 5 से डिविजिबल है। सर कहना क्या चाहते हो, अच्छा आप ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, a and b both are divisible by 5, सही चीज लिखी है ये। हाँ सर आप क्या इतना क्या टेंशन ले रहे हो, सही तो लिख रहे हो, कुछ गलत नहीं लिखा। आपने अभी प्रूव किया कि a 5 से डिविजिबल है, b भी 5 से डिविजिबल है, सही है, सब सही है। नहीं सब सही नहीं है, कुछ गड़बड़ है। जब चीजें कुछ ज्यादा ही सही हो ना तब तो आपको देखो गड़बड़ पता चलेगी। सर कैसे, याद करो ये दोनों बंदे जो थे a और b वो हमको लॉयल लेने थे, लॉयल यानी कि सर प्राइम नंबर को प्राइम इंटीजर जैसे थे, उनका एचसीएफ क्या मिलने वाला है, क्या मिल रहा था हमें, एचसीएफ ऑफ ए बी क्या था सर 1 था। ए और बी दोनों कोप्राइम इंटीजर थे, कोप्राइम इंटीजर यानी जिनका एचसीएफ क्या होता है 1 होता है, मतलब कि उनका और कोई फैक्टर होना चाहिए नहीं 1 के अलावा, ठीक है। एचसीएफ तभी 1 मिलता है ना जब कोई कॉमन फैक्टर नहीं होता। यहां पर देखो ध्यान से, ए और बी दोनों किसके कॉमन फैक्टर है 5 के, मतलब कि यहां पर मैं ऐसा लिख सकता हूं देयरफॉर एचसीएफ ऑफ ए बी इज इक्वल्स टू 5। सर हाय हाय दैया दैया हो गया, ये तो सब गुड़ गोबर हो गया। कैसे गुड़ गोबर हो गया, हमने ए और बी कोप्राइम इंटीजर अज्यूम किए थे, यहां पर ए और बी कोप्राइम नहीं है सर, उनका 5 के साथ सेटिंग चल रहा है विचारों का, तो मतलब कि हमारे साथ धोखा हुआ है, हमारे √5 के साथ धोखा हुआ है। क्या धोखा हुआ सर कि ए और बी कोप्राइम थे, अगर कोप्राइम होते तो कोई और मल्टीपल में नहीं आता, पर यहां पर मल्टीपल में आ रहा है, which means which contradict that which contradicts the fact that A and B are co-prime integers। सर समझ नहीं आई ये लाइन, कॉन्ट्राडिक्ट्स मतलब अपोज करना, ये अपोज कर रहा है कि ये दोनों कोप्राइम है, नहीं है सर, उसका अपोजिशन क्या बोलता है
विरोध कर रहा है, भाई नहीं तू नहीं है, कोप्राइम नहीं है भैया। क्यों नहीं है? क्योंकि ए और बी का एचसीएफ हमें क्या मिल रहा है, यहाँ पर 5 मिल रहा है। क्या मिलना चाहिए? 1। अगर कोप्राइम होता तो 1 मिलता। तो ये उस चीज को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है कि भाई आप कोप्राइम हो नहीं। और अगर ए और बी कोप्राइम नहीं है तो हम लिख सकते हैं देयरफॉर आर अजम्पशन, अस मूवमेंट नहीं करना है, आर करना है, आर मूवमेंट भाई, आर अजम्पशन इज रॉन्ग। अच्छा, हमने क्या अज्यूम किया था सर? हमने ऐसा अज्यूम किया था कि ये रेशनल नंबर है। तो हमने तो अभी उसका सपना तोड़ दिया, काट दिया बेचारे का। पहले ऐसा अच्छा बोला कि हाँ भाई तू ही है, तू सुपर हीरो है भाई, तू खतरनाक बंदा है। अब हम क्या बोल रहे कि नहीं भैया आप रेशनल नहीं हो, आप तो कैसे हो, इर्रेशनल हो। बेचारे का दिल तोड़ दिया हम लोगों ने। ठीक है, तो ऐसा काटना ही था सर, ऐसा थोड़ी सिखाना है आपको भाई, मार्क्स के लिए सिखाना पड़ता है। ठीक है, सो आवर assumption is wrong and therefore we can say that root 5 is an irrational number। हो गया भाई प्रूव? ठीक है, क्या स्टेप्स याद रखना है? ये पूरा थियरी एज इट इज याद रखना है, डिट्टो सेम। क्या है? लेट अज्यूम दैट रूट 5 इज एन रेशनल नंबर। पहले वो अज्यूम कर लिया, उसके बाद हमने दो कोप्राइम इंटीजर अज्यूम करने ए और बी, जिनका एचसीएफ क्या मिलता होगा? 1 मिलता होगा। पहले बी को सामने भेज दिया तो ए इज इक्वल टू क्या मिल गया? रूट 5b। छपरा कभी भी रखने का नहीं, छपरा हटाने के लिए हमने क्या कर दिया? दोनों साइड स्क्वायर कर दिया। जैसे ही स्क्वायर किया सर, ए का स्क्वायर क्या हो गया? ए स्क्वायर, रूट 5 का स्क्वायर क्या हो गया? 5, बी का स्क्वायर क्या हो गया? बी स्क्वायर। यहां पर से हमें क्या मिला कि ए स्क्वायर जो है सर वो 5 के टेबल में आता है, मतलब कि ए स्क्वायर जो है वो 5 से डिविजिबल भी होगा। अगर ए स्क्वायर 5 से डिविजिबल है तो ए भी 5 से डिविजिबल है ना? तो मतलब कि a इज इक्वल टू 5c। सर 5 से c कहां से आया? c इज अ मल्टीपल। ठीक है, ऐसा मान लो कि 5 इंटू कुछ नंबर है, किसके डिविजिबल वो पता है, मतलब क्या नंबर होगा एग्जैक्ट वो नहीं पता। तो a जो है वो 5 के मल्टीपल में है, a इज इक्वल टू 5 से लिख दिया अपन ने। फिर हमने क्या किया? दोनों साइड स्क्वायर किया। दोनों साइड स्क्वायर किया तो क्या मिला? a स्क्वायर इज इक्वल टू 25c स्क्वायर। a स्क्वायर की जगह पर 5b स्क्वायर आ गया, ये रहा हमारे पास। 5 को भेजा डिवीजन में तो b स्क्वायर इज इक्वल टू 5c स्क्वायर आ गया। मतलब कि बी स्क्वायर जो है वो भी 5 के टेबल में आता है, तो बी भी 5 के टेबल में आएगा सर। तो ए और बी दोनों का कॉमन फैक्टर क्या हो गया? 5। होना क्या चाहिए था? 1। व्हाई? बिकॉज दे आर कोप्राइम। बट यहां पर हमें एचसीएफ क्या मिल रहा है? 5, व्हिच कॉन्ट्राडिक्ट दैट ये दोनों कोप्राइम इंटीजर्स है नहीं, उस वजह से अपना अजम्पशन गलत है। और अगर अपना अजम्पशन गलत है तो रूट 5 जो है वो रेशनल नंबर नहीं है। अब एग्जाम में देखो सेम टाइप का क्वेश्चन आता है, रूट 3 के लिए पूछा जाता है, रूट 7 के लिए पूछा जाता है, रूट 11 के लिए पूछा जाता है, रूट 13, कोई भी नंबर दे दिया। ठीक है, तो ये हुई पहली मेथड की जो लंबी मेथड है, कि जिसमें आपको ऐसा गिवन नहीं होगा कि ये नंबर इरेशनल है, आपको प्रूव करना है। अब दूसरे इस टाइप के भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि भाई जिसमें आपको बोला हो प्रूव दैट 2 + 3 रूट 5 इज एन इरेशनल वेयर रूट 5 इज एन इरेशनल नंबर। ठीक है, ऐसा गिवन होगा कि रूट 5 इरेशनल है। ये वाले क्वेश्चन ज्यादा इजी है। क्यों? इसमें हमें क्या फंडा याद रखना है? एलएचएस में रेशनल लाना है, आरएचएस में इरेशनल लाना है। क्या याद रखना है? छपरा वाला एक साइड, बाकी वाले दूसरी साइड। अब सर वो कैसे करेंगे? आगे वाला फंडा पूरा सेम रहेगा। पहली लाइन ठोक दो भैया, लेट 2 + 3 रूट 5 इज अ रेशनल नंबर। लेट अज्यूम आएगा भाई, अज्यूम करना है। लेट अज्यूम 2 + 3 रूट 5 इज अ रेशनल नंबर, देयरफॉर there exist two co-prime integers a and b such that co-prime integers ऐसे assume करें कि 2 + 3 रूट 5 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? a/b। साइड में वो वाला टाव देते सर के एचसीएफ क्या मिलेगा? 1 मिलेगा। ठीक है, लिख देने का, को-प्राइम अज्यूम किया ना अपन ने तो। अच्छा, अब यहां पर से जैसे मैंने बताया कि रेशनल नंबर एक साइड, इरेशनल नंबर एक साइड, यानी कि रूट 5 अपन अपनी तरफ कर लेंगे एलएचएस में, उसके अलावा की सारी चीजों को सामने भेज दो। सबसे पहले 2 भागेगा सामने, तो 3 रूट 5 इज इक्वल टू क्या होगा? a/b - 2। एलसीएम लेना पड़ेगा सर, b मल्टीप्लाई होगा 2 के साथ, तो हमें क्या मिलेगा? 3 रूट 5 इज इक्वल टू a - 2b डिवाइडेड बाय b। चलो क्लियर है इतनी चीज। आगे हम बात करते हैं 3 की। सर 3 जाएगा सामने तो a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? a - 2b अपॉन 3b।
ये आ गया आंसर है सर। ये कहाँ आंसर हुआ, ये कहाँ प्रूव हुआ? देखो हो गया, ऑलमोस्ट प्रूव हो गया। समझो कैसे कि सर ये वाला जो नंबर है ऐसा नहीं रिप्रेजेंट करना, ठीक है? ये तो मैं आपको करके बोल रहा हूँ, ठीक है? आपको रिप्रेजेंट ऐसा नहीं करना है, मतलब ये जो अभी लिखूंगा वो। √5 कैसा नंबर है सर? √5 इरेशनल होता है, पता है। ए बाई बी रेशनल है, बिल्कुल सर। अगर मैं एलसीएम ले लूंगा तो भी वो रेशनल ही रहेगा, फ्रैक्शन होगा सर। ये अभी भी इस साइड वाला जो पोर्शन है पूरा, ये नंबर कैसा है सर? रेशनल है ना सर? एक साइड इरेशनल नंबर, दूसरी साइड रेशनल नंबर है। ये चीज क्या हुई सर? ऐसा पॉसिबल है? रेशनल नंबर इरेशनल नंबर बराबर है पॉसिबल? नहीं सर, ये चीजें इक्वल नहीं हो सकती, इल्ला है। तो फिर दुनिया खत्म हो जाएगी सर, अपन सारी चीजें इक्वल बोल लेंगे, है ना? सब इक्वल हो गया, स्क्वायर रेक्टेंगल सेम, ऐसा कर दिया तो लड़का लड़की सब सेम, नहीं होना चाहिए ना ऐसा। तो मतलब कि हमें यहां पर सर ऐसा लिखना पड़ेगा, हियर a माइनस 2b अपॉन 3b इज अ रेशनल नंबर। हाँ वो सही बात है सर। which contradicts that √5 is an irrational number, है ना सर? ये अपोज कर रहा है कि √5 irrational नंबर है। क्यों सर? ये वाला नंबर जो कैसा था वो रेशनल था, √5 कैसा है? इरेशनल। वो कॉन्ट्राडिक्शन खड़ा हो गया सर कि ये दोनों चीजें बराबर नहीं हो सकती। अगर ये दोनों चीजें बराबर नहीं है तो मतलब क्या हुआ? देयरफॉर अपना अजम्पशन वापस से गलत हो गया, भाई का बेचारा का वापस से कट गया। अवर अजम्पशन इज रॉन्ग। और अगर अपना अजम्पशन रॉन्ग है तो अपन क्या लिख सकते हैं? देयरफॉर 2 प्लस 3√5 is an irrational number। समझ गए बात को? तो ये वाली थियरी ज्यादा इजी होगी। क्या करना है इसको कि सर एक रूट वाला अपने पास रखना है, उसके अलावा की सारी चीजें पहले सामने भेज दो, फिर क्या स्टेटमेंट डाल दो कि सर ये वाला नंबर रेशनल है और वो क्या कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है कि ये इरेशनल है। दोनों में कॉन्ट्राडिक्शन, मतभेद हो रहा है कि भाई मैं रेशनल हूं तो इरेशनल है, हम दोनों इक्वल नहीं हो सकते। सही बात है। तो इस वजह से अपना जो नंबर है वो क्या हो जाएगा? इरेशनल हो जाएगा, ठीक है? अपना अजम्पशन गलत हो जाएगा। चलो आखिरी क्वेश्चन है, ये एक 2 स्क्वायर रूट वाला क्वेश्चन, बहुत कम पूछा जाता है, ठीक है? पर क्या पता अगर पूछ ले, प्रिपेयर्ड रहना चाहिए हमें। तो फंडा तो सेम रहेगा, पहले वाली थ्योरी सब सेम। लेट अज्यूम दैट √3 माइनस √2n इरेशनल नंबर, आया ना? लिख देता हूं भैया, ये आप सीधी लाइन में समझोगे नहीं, अपनी डॉक्टर राइटिंग है। लेट अज्यूम दैट √3 minus √2 is a rational number. Therefore, there exist two co-prime integers a and b such that √3 minus √2 is equals to a by b और उनका HCF क्या होगा? 1। सर ये वाली चीज तो सब आ गई, अभी क्या है, अभी क्या करने का? इसमें सामने भेज दे, नहीं इसमें सामने भेजने पर लोचा होगा सर। क्या लोचा होगा? माइनस √2 सामने जाएगा तो प्लस √2 हो जाएगा सर। √2 इरेशनल नंबर ही है, तो एक साइड इरेशनल दूसरी साइड भी इरेशनल, तो सेम ही रहेगा। तो क्या करना पड़ेगा सर? सर कहीं पर से एक ऐसा नंबर लाना पड़ेगा कि जो रेशनल हो। यहां पर अभी भी कोई नंबर रेशनल नहीं है सामने, √3 √2 दोनों इरेशनल है। तो क्या करेंगे सर? ऐसा कर सकता है, दोनों साइड स्क्वायर कर दे। हाँ वही करना पड़ेगा डायरेक्टली, बाय स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। चलो अगर हम दोनों साइड स्क्वायर कर दे तो √3 माइनस √2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a बाई बी होल स्क्वायर। तो इससे क्या होगा सर? इस साइड हमें यूज करनी पड़ेगी आइडेंटिटी। कौन सी आइडेंटिटी? a माइनस बी होल स्क्वायर। तो क्या लिखेंगे? a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर बाय b स्क्वायर। √3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 3, 2 टाइम्स √3 इंटू √2 क्या हो जाएगा? √6।
रूट 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 2 इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर बाय बी स्क्वायर। चलो इसको सिंप्लीफाई कर देते भैया। 2 + 3 क्या हो जाएगा 5 माइनस 2 रूट 6 इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर बाय बी स्क्वायर। चलो माइनस 2 रूट 6 सामने भेज देते, ये वाला पूरा यूनिट उठा के सामने फेंक दो भैया, तो 5 तो था ही, प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर सामने गया तो हो गया माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर। क्रॉस मल्टीप्लाई मत कर देना भैया, याद रहे माइनस 2 रूट 6 सामने गया तो प्लस 2 रूट 6। ऐसे ले लेते सर 5 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, सॉरी बी स्क्वायर उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 5b स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2 रूट 6। 2 की बारी सर अभी सामने जाने की, तो मतलब यहां पर से फिर वो सारे स्टेप अपन सेम फॉलो कर रहे हैं पीछे वाले क्वेश्चन के छपरे वालों को एक साइड बाकी सब एक साइड, ठीक है। तो 5b स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2b स्क्वायर इज इक्वल्स टू रूट 6। ध्यान से देखो ये साइड वाला जो नंबर है, ये वाला नंबर कैसा होता है सर, रेशनल नंबर होता है, और ये वाला नंबर कैसा होता है सर, इर्रेशनल नंबर होता है। और ये दोनों चीजें कभी भी इक्वल हो सकती नहीं। ये चीज मैं आपको समझाने के लिए लिख रहा हूं, ये आपको आंसर शीट में नहीं लिखनी है, आपको आंसर शीट में स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा कि भाई 5b स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2b स्क्वायर इज अ रेशनल नंबर which contradict that root 6 is a irrational number। और उसी वजह से अपना assumption क्या हो गया, गलत हो गया। और अगर अपना assumption गलत है तो सर ये वाला नंबर कैसा हो जाएगा, irrational नंबर हो जाएगा, ठीक है। तो ये बहुत ही आईएमपी थियरी भाई अपने चैप्टर की, ठीक है। इतनी चीजें अपने को याद रख लेनी इस चैप्टर में, और कोई ज्यादा टफ क्वेश्चंस इस चैप्टर के मेरे को तो नहीं आइडिया कि जो बहुत टफ होते हो, ठीक है। एक अपने को एलसीएम एचसीएफ निकालना अच्छे से आना चाहिए, ठीक है, और वो आपको आगे बहुत सारी चीजों में काम आएगा। जितने भी चैप्टर्स आप पढ़ रहे हो उसमें एलसीएम निकालना तो आता ही है, ठीक है। एचसीएफ आपको कॉमन निकालने के लिए काम आता है, और ये इरेशनलिटी प्रूव करने वाला टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके जैसे और 4-5 क्वेश्चंस की थियरी लिख लो, एग्जाम हॉल में जाने से पहले ये थियरी एक बार पढ़ लेने की, तो क्या अगर क्वेश्चन आ जाए तो आपको तुरंत से लिखने का आइडिया आ जाए, ठीक है। और इसमें कोई ज्यादा चेंजेस नहीं होते इस क्वेश्चंस में, ठीक है। एमसीक्यू के लिए ये चैप्टर करना है, शायद अपना सीबीएसई में कुछ वेटेज इसका 4-5 मार्क्स का ज्यादा वेटेज नहीं है, गुजरात बोर्ड में भी ज्यादा वेटेज नहीं है इस चैप्टर का, ठीक है। पर क्वेश्चंस हमें अटेंड करने होते हैं, कंपलसरी वाले क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है। तो इसी के लिए मिलते हैं अपन नेक्स्ट एक और लेक्चर के साथ, मिलता है, प्रैक्टिस करते रहिए, अल्लाह बोल करते रहिए, ठीक है। मिलते हैं, राधे राधे, गुड बाय।